आप प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहाँ हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमय यात्रा के लिए प्रस्तुत की गई है। अध्याय 371। शौर्य राठौर को उड़ान रक्त को रिफाइन करने में लगभग 6 दिन लगे। अगर जीवन अमृत की मदद न होती तो शौर्य सचमुच इन 6 दिनों तक टिक नहीं पाता। शक्तिमान अग्नि को कंट्रोल करना या तलवार मानी को कंडेंस करना, दोनों ही बहुत थकाऊ काम थे। उड़ान रक्त को इकट्ठा करने के बाद शौर्य ने आंखें बंद की और 3 दिन तक आराम किया। अपनी सारी खर्च हुई एनर्जी को रिप्लेनिश करके गुफा से बाहर निकला। शौर्य को बाहरी लोगों की नज़रों में सीक्रेट रूम को गुफा कहना ज्यादा पसंद था। अमरनायक हमेशा गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। चलो। गुफा से बाहर निकलते ही निर्वाण एस्टेट पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, इतना अंधेरा कि सामने अपनी हथेली भी न दिखे। शौर्य ने उड़ान रक्त को रिलीज किया, हवा में उड़ा, उड़ान रक्त पर खड़ा हुआ, आकाश लेखन यंत्र का इस्तेमाल किया और एक होश के साथ आसमान में उड़ गया। तलवार के साथ उड़ना अभी भी ज्यादा मजेदार है। उड़ान तलवार पर खड़े होकर शौर्य ने तलवार को कंट्रोल किया और बहुत ऊंचाई तक चला गया। सूर्यनगर इस वक्त चमचमाती रोशनी से जगमगा रहा था, बहुत खूबसूरत। शौर्य की नज़रों में सूर्यनगर बहुत छोटा हो गया था और सचमुच देखने लायक कुछ खास नहीं था। सूर्यनगर के ऊपर चक्कर लगाने के बाद शौर्य निर्वाण एस्टेट लौट आया, उड़ान रक्त को अपने शरीर में लिया और धीरे धीरे इसे पोषित करने लगा ताकि समय के साथ इसकी क्वालिटी में सुधार हो। हाँ, उड़ान रक्त के साथ मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है। भले ही 1000 मील दूर किसी को मारना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में मैं जिसे चाहूं उसे सचमुच मार सकता हूं। उड़ान तलवार उड़ान रक्त के साथ शौर्य के पास एक और ताकतवर ट्रम्प कार्ड था। रही बात तलवार के तेज होने और खून निकालने की, तो इसमें कोई जल्दी नहीं थी। लिविंग रूम में घुसते हुए शौर्य ने स्टोरेज रिंग से मोबाइल फ़ोन निकाला। इसे ऑन करने पर ढेर सारे कॉल्स दिखे। सबसे पहले उन औरतों के कॉल्स थे जिनके साथ उसका फिजिकल कांटेक्ट हुआ था, जैसे मेघना कपूर और प्रिया वर्मा। शौर्य को मेघना के कॉल से कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन प्रिया वर्मा, वो आज स्कूल की लड़की, उससे उसे हैरानी हुई। शौर्य ने पहले उनके मैसेजेस का एक एक करके जवाब दिया। हालांकि मेघना ने कुछ खबरें वापस भेजी थीं। डेट, 2 शब्द जो पूरी तरह से उकसाने वाले थे। शौर्य को अनायास आखिरी रोमांचक जंग याद आ गई। क्या कमाल की परी है। एक बार चखने के बाद दूसरी बार, बल्कि तीसरी बार भी चाहिए। किसी दिन मैं तुम्हें अच्छे से खाना का पड़ा दूंगा, तुम शैतानी। शौर्य ने मैसेज वापस भेजा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी भी इतना उकसाने वाला। शौर्य ने प्रिया वर्मा का नंबर ढूंढा और सीधे कॉल कर दी। इस आज स्कूल की लड़की का उसे कुछ इंप्रेशन था। सूर्यनगर, एक फास्ट होटल चेन। प्रिया वर्मा बेड के सिरहाने बैठी थी, बोरियत में फ़ोन के साथ खेल रही थी। प्रिया, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तुम दूसरों की बातों पर कैसे यकीन कर लेती हो। डबल बेड के दूसरे बेड पर एक लंबे बालों वाली लड़की बैठी थी। वो बहुत बोल्ड थी और एक बात टॉवल में लिपटी थी, बहुत सेक्सी लग रही थी। शायद उसे कुछ हो गया हो, प्रिया वर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बहाना मत बनाओ, कोई भी मर्द अच्छा नहीं होता। लंबे बालों वाली लड़की ने जोर देकर कहा। शायद तुम जिस शौर्य भाई की बात कर रही हो वो किसी दूसरी औरत के साथ है, वरना वो तुम्हारे कॉल्स को इग्नोर नहीं करता। प्रिया वर्मा ने मुंह खोला, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या कहे। वैसे कई यंग मास्टर्स कल पहाड़ों में शिकार करने जा रहे हैं। ये एक अच्छा मौका है। मैंने उनसे बात कर ली है, वो सब अमीरजादे हैं। वो पैसे वाले और अच्छे दिखने वाले हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि वो तुम्हारे शौर्य भाई से बेहतर हैं। लंबे बालों वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया वर्मा ने सोचा और उसे ये बात सही लगी। पहली नज़र में साफ था कि शौर्य भाई एक अमीरजादा था। यहाँ तक कि काउंटी मजिस्ट्रेट भी इतना उत्साही था। वो तो बस एक आर्ट स्कूल की लड़की थी, तो वो उसे क्यों याद रखेगा। ज्यादा मत सोच। उसी पल प्रिया वर्मा का फ़ोन बजा। शौर्य भाई का कॉल। प्रिया वर्मा, जो पहले खराब मूड में थी, तुरंत मुस्कुराई और जवाब देने का बटन दबाया। खुशी से बोली, शौर्य भाई। ठीक है, ठीक है। प्रिया वर्मा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाती रही, पहले की उदासी से पूरी तरह अलग। लंबे बालों वाली लड़की को भी उत्सुकता हुई कि शौर्य राठौर में ऐसा क्या खास है कि प्रिया वर्मा उस पर इतनी फिदा है कि वो सूर्यनगर के असली अमीरजादों पर ध्यान भी नहीं दे रही।
मेघना दीदी, मुझे डर है कि मैं नहीं जा सकती। शौर्य भाई ने कहा कि वो मुझे कल बाहर घुमाने ले जाएंगे। फोन काटने के बाद प्रिया वर्मा बहुत खुश थी। तुम उसे शिकार के लिए साथ ले जा सकती हो, लंबे बालों वाली लड़की ऋतु व्यास ने सुझाव दिया। ये तो और अच्छा है, तुम उसे बाहर ला सकती हो ताकि मैं देख सकूं कि वो कैसा हैंडसम लड़का है। शौर्य को नहीं पता था कि प्रिया वर्मा सूर्यनगर आ गई है। शौर्य को ये छोटी सी लड़की काफी पसंद थी। उसे अब लग रहा था कि वो उसके प्रति लगभग बेपरवाह हो गया है। अब जब वो यहाँ थी, शौर्य के पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने प्रिया वर्मा को बाहर कुछ मजे के लिए ले जाने की तैयारी की। बॉस, संजय व्यास आया था। भाविका शर्मा को एक और कॉल करने के बाद ब्रिजेश हेगड़े अंदर आया। उसने क्या कहा? सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान की निगरानी संजय व्यास कर रहा था। शौर्य ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी चाहे कितना बड़ा मसला हो, वो उसके कंट्रोल में नहीं था। सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान शुरू से आखिर तक एक बड़ा मजाक था और हारा हुआ भी। अगर सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान बदकिस्मत नहीं है तो फिर कौन होगा? उसने कहा कि सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान ने कुल 500 मर्सिनरीज ढूंढे हैं और वो सब अब ओबरॉय निवास में इकट्ठा हैं। ब्रिजेश हेगड़े ने कहा, और स्वर्ग संघ की आखिरी एलिट टुकड़ियां भी हैं। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी। 500 मर्सिनरीज? क्या सचमुच दुश्मन के साथ खत्म होने की प्लानिंग है? लगता है वो जल्द ही एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। एनालिसिस के मुताबिक वो हमारे निर्वाण एस्टेट पर छापा मारने वाले हैं। ब्रिजेश हेगड़े ने कहा, इतनी जल्दी चुप नहीं बैठ सकते। शौर्य ने सिर हिलाया। चूंकि सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान इतनी जल्दी हटना चाहता है तो मैं उन्हें पहाड़ी रास्ते पर भेज दूंगा। उसे खतरों से डर नहीं लगता, लेकिन वो अपने दोस्तों के आसपास खतरे को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, वरना वो सिर्फ मुसीबत में पड़ेंगे। जाओ, संजय व्यास से संपर्क करो और सुनिश्चित करो कि सब लोग सूर्यनगर के ओबरॉय निवास में हैं, फिर मुझे बताओ। ब्रिजेश हेगड़े ने वॉलंटियर किया। बॉस, मैं जाऊंगा। भले ही वो एकजुट हो जाएं, वो मेरे मुकाबले नहीं हो सकते। शौर्य हंसा और बोला, तुम अभी इतने काबिल नहीं हो। जब तुम देश सिद्ध गुरु के लेट स्टेज में पहुंच जाओ तब तुम जो चाहे कर सकते हो। अभी तुम थोड़े कम हो। सिर्फ 500 मर्सिनरीज ही तुम्हें मुश्किल में डालने के लिए काफ़ी होंगे। ब्रिजेश हेगड़े चुप हो गया। मैं मेहनत से प्रैक्टिस करूंगा। उस वक्त सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान, विकास ओबरॉय ने कई सीक्रेट मेहमानों को बुलाया। श्रीमान ओबरॉय, हम फिर मिले। स्टडी में विकास ओबरॉय 2 लोगों के सामने बैठा था। हाँ, आखिरी बार हम 10 साल पहले मिले थे। विकास ओबरॉय ने आह भरी। तुम लंबे वक्त से भारत नहीं आए और मुझे नहीं लगा था कि हमें फिर से सहयोग करने का मौका मिलेगा। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। विकास ओबरॉय के सामने बैठा एक 50 की उम्र का आदमी था जिसमें महागुरु की आभा थी। तुम शौर्य राठौर को मारना चाहते हो और मैं भी शौर्य राठौर को मारना चाहता हूं, तो हमारे सहयोग में सिर्फ फायदा है, कोई नुकसान नहीं। हा, वज्र संघ के लोग सचमुच बात करना जानते हैं। मुझे पसंद है। विकास ओबरॉय हंसा। विकास ओबरॉय के सामने बैठे लोगों में से एक वाकई वज्र संघ से था। इसके अलावा ये महागुरु विक्रांत मल्होत्रा का गुरु भी था। छोटे को पीटने के बाद आखिरकार बड़ा आ गया। वज्र संघ का महागुरु देव सरीन लेट स्टेज महागुरु की ताकत रखता है और महागुरु सकल में बहुत ऊंचा रैंक करता है। वो एक बहुत डरावनी बिजली शक्ति में भी माहिर है। अध्याय 372। देव सरीन पश्चिमी वज्र संघ के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। विक्रांत मल्होत्रा देव सरीन का फेवरेट शिष्य था। अफवाह थी कि वो उसका उत्तराधिकारी बन सकता है और भविष्य में वज्र संघ का मास्टर बन सकता है, हर तरह से शानदार। नतीजा ये हुआ कि विक्रांत मल्होत्रा भारत जाने के बाद पूरी तरह गायब हो गया। उसकी कोई खबर नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो होटल में हवा में गायब हो गया हो। बाहरी लोगों के लिए उसका गायब होना बहुत रहस्यमय लगता था, लेकिन देव सरीन की नज़रों में विक्रांत मल्होत्रा मर चुका था। उसने एक खास मेंटल मार्क छोड़ा था और अब वो मार्क बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, नतीजा सामने था। मेरा शिष्य चला गया। देव सरीन अब और चुप नहीं बैठ सकता था। उसे जितना पता था उतना किसी को नहीं। विक्रांत मल्होत्रा उसका एक नाजायज बेटा था, बिल्कुल टैलेंटेड। उसने उसे हमेशा अपने पास रखा और सावधानी से सिखाया। शुरू में ये एक छोटा सा मसला था, लेकिन सूर्यनगर पहुंचते ही लोग गायब हो गए। उस वक्त देव सरीन अभी भी एकांतवास में था, लेकिन जब वो बाहर आया तो वो और चुप नहीं बैठ सका और तुरंत भारत आ गया। रही बात कि विक्रांत मल्होत्रा को किसने मारा, देव सरीन को कुछ चिंता थी। शौर्य राठौर, एक ऐसा लड़का जो सिर्फ 5 साल में महागुरु बन गया। अगर विक्रांत मल्होत्रा शौर्य के हाथों नहीं मरा तो और कौन उसे मार सकता था? हम कब शुरू करेंगे? देव सरीन ने पूछा। विकास ओबरॉय ने कहा, अगले कुछ दिनों में एक्शन लेना सबसे अच्छा है। अब सूर्यनगर में भले ही सब लोग शौर्य राठौर से डरते हैं, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं। शौर्य को मारने का ये सबसे सही वक्त है।
अगर मैं शौर्य राठौर को मार देता हूं तो मुझे निर्वाण एस्टेट के इस्तेमाल का 1/3 हिस्सा मिलेगा। अब तक चुप रहे सफ़ेद बालों वाले मिडिल एज्ड आदमी ने कहा। अगर ये अमृत सरोवर है तो मुझे भी 1/3 मिलेगा। ये आदमी एक किला था। महागुरु किला। विकास ओबरॉय ने सिर हिलाया। कोई दिक्कत नहीं। शौर्य राठौर को मारने के लिए इस बार विकास ओबरॉय ने देव सरीन और महागुरु किला निशांत वोहरा को बुलाया, जिसने कई महागुरु किलस को मारा था। शौर्य ने कहा कि वो एक्शन शुरू करेगा। 500 मर्सिनरीज कोई आसान काम नहीं है। अगर वो उसकी औरतों पर हमला करते तो ये ज़रूर मुसीबत बन जाता। ये मर्सिनरीज अच्छे लोग नहीं थे और कुछ भी कर सकते थे। शौर्य ने संजय व्यास से संपर्क किया। सूर्यनगर के ओबरॉय निवास के बाहर उसने संजय व्यास को देखा, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। मास्टर, संजय व्यास ने धीमी आवाज में कहा। शौर्य ने अपनी आत्मचेतना रिलीज की, जो सूर्यनगर के ओबरॉय निवास को कवर कर रही थी। एक एक करके ताकतवर लोग उसकी आत्मचेतना में दाखिल हुए, खासकर 3 महागुरुओं की ताकतवर आभा। मर्सिनरीज कहाँ हैं? एक राउंड के बाद शौर्य ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। मर्सिनरीज की संख्या गलत थी। विला में सिर्फ 300 मर्सिनरीज थे और बाकी 200 मर्सिनरीज गायब थे। उसे यकीन नहीं था कि संजय व्यास झूठ बोलेगा। मास्टर, 200 मर्सिनरीज विला छोड़कर चले गए और सूर्यनगर के अलग अलग हिस्सों में छिपे हैं। मैंने सबको मार्क कर लिया है, संजय व्यास ने जवाब दिया। तो ये बात है। शौर्य ने आंखें सिकुड़ीं। क्या शानदार चाल है, तुम रास्ता दिखाओ। उसने हाथ बढ़ाया और संजय व्यास को पकड़ा। भू संचालन विद्या का इस्तेमाल किया। एक जर्जर कमरे के अंदर 7-8 विदेशी मर्सिनरीज अपने हाथों में बंदूकें साफ कर रहे थे, फोकस्ड एक्सप्रेशंस के साथ। उसी वक्त उनसे एक भयानक आभा निकल रही थी और वो सब कातिलाना इरादों से घिरे थे। हम कब शुरू करेंगे? मुझे अभी भी ओरिएंटल औरतों का स्वाद लेना है, एक गोरे आदमी ने कहा। लगभग हो गया, बस कुछ दिन की बात है, एक और बड़ा काला आदमी बोला। फिर हम सब मिलकर मजा करेंगे। पता नहीं कितने लोगों को ढेर कर देंगे। हा हा हा। उन्हें ओरिएंटल औरतों की बहुत चाहत थी। स्किन अच्छी होती है और लोअर बॉडी टाइट, और उसे करने का मज़ा शानदार होता है। कमरे में मौजूद सारे मर्सिनरीज हंस पड़े। हा हा, तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। अचानक एक आवाज़ आई। कमरे में मौजूद मर्सिनरीज ने तुरंत रिएक्ट किया, अपने हथियार पकड़े और शूट करने की तैयारी की, लेकिन बदकिस्मती से वो एक कदम धीमे थे। उनके सामने एक खूनी रोशनी चमकी और सिर आसमान में उड़ गए। पलक झपकते ज़मीन पर 7-8 और सिर थे और ज़मीन खून से लाल हो गई। शक्तिमान अग्नि ने लाशों को राख में बदल दिया खून के साथ, और पूरा कमरा साफ हो गया। 78वां। शौर्य ने फिर से जगह बदलना शुरू किया। 85, 120। शौर्य ने पूरे सूर्यनगर में दौड़ लगाई और आखिरकार 200 मर्सिनरीज को मार डाला, न एक ज्यादा न एक कम। इस वक्त शौर्य का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसके पीछे खड़े संजय व्यास को एक भयानक ठंडक ने घेर लिया। उसने अपने दिल में विकास ओबरॉय के लिए शोक मनाया। उसने अपने मास्टर को, जो सुपर पावर वाला था, क्यों भड़काया? उसे सचमुच नहीं पता था कि मौत शब्द कैसे लिखा जाता है। शौर्य बहुत गुस्से में था। शुरू में उसने सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान को जीने का एक मौका देने की प्लानिंग की थी। नतीजा ये हुआ कि सामने वाले ने उसे मारने की चाहत रखी, तो शौर्य ने अब और नरमी बरतने का इरादा नहीं किया। ये 200 मर्सिनरीज सूर्यनगर में उन औरतों के पास बिखरे हुए थे जिनके साथ उसका रिश्ता था, और उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर थी। दूर लगता है, लेकिन असल में जब वो एक्शन लेंगे तो 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। अगर ये मर्सिनरीज बिखर गए तो बस एक ऑर्डर से शौर्य खुद भी इतने कम वक्त में नहीं पहुंच पाता, और फिर कुछ अनहोनी हो जाती। शौर्य पूरी तरह गुस्से में था। चलो ओबरॉय निवास चलते हैं। ओबरॉय निवास। पिछली दावत में इसका एक हिस्सा जल गया था। ये जगह कभी दोबारा नहीं बनाई गई और बहुत चमकदार लग रही थी, खासकर वो काले खंडहर जो हमेशा उन्हें एक बात की चेतावनी दे रहे थे। तुम कौन हो? ओबरॉय निवास में लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे। चूंकि वो शौर्य राठौर के खिलाफ एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे थे, विकास ओबरॉय ने स्वर्ग संघ के लोगों को पेट्रोलिंग के लिए अरेंज किया। कोई नहीं जानता था कि शुरू में किसने ये किया था, और अब वो अपनी एलिट टुकड़ियों को बाहर नहीं छोड़ने की हिम्मत करता था। कौन जानता था कि वो कब गायब हो जाएं? स्वर्ग संघ की एलिट टुकड़ियां विला में रखी गई थीं ताकि कम से कम उन्हें देखा जा सके। खासकर इस वक्त विकास ओबरॉय जरा भी लापरवाही नहीं बरतने की हिम्मत करता था। उसे अब जिससे निपटना था वो कोई आम महागुरु नहीं था, बल्कि एक राजा गुरु था। अगर वो इसे सचमुच मार देता तो फायदे असीमित होते। यहाँ तक कि अगर कोई परम गुरु उसे मारने आता तो वो निर्वाण एस्टेट के अमृत सरोवर के साथ पश्चिमी दुनिया में जा सकता था और वहाँ अच्छी जिंदगी जी सकता था। पश्चिमी दुनिया को भारतीय महागुरुओं को भर्ती करना बहुत पसंद था। विकास ओबरॉय समझ नहीं पा रहा था कि परमगुरु ने शौर्य राठौर पर हमला क्यों नहीं किया। ये उसे हैरान कर रहा था। पूरे भारत में पर्सनल मार्शल आर्ट्स में सबसे ताकतवर इंसान परमगुरु अश्विन सेन गुप्ता था।
लेकिन मौजूदा हालात उसकी कल्पना से पूरी तरह अलग थे। पेट्रोलिंग कर रहे स्वर्ग संघ के योद्धाओं ने 2 अजनबियों को अंधेरे से बाहर निकलते देखा। वो है शौर्य राठौर, राजा गुरु। स्वर्ग संघ के सारे योद्धा शौर्य राठौर को जानते थे। तुम सही हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी किस्मत खराब है। संजय व्यास उन पर झपटा और कुछ वार किए और वो एक एक करके जमीन पर गिर गए। महागुरु के सामने कोई भी योद्धा एक भी वार नहीं झेल सकता। पहले उन मर्सिनरीज को मारो। हॉट वेपन्स के हमले में महागुरु को भी थोड़ा किनारे हटना पड़ता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ कदम चलने के बाद एक इमारत से मशीन गन की गोलियों की आवाज आई। पता चला कि मर्सिनरीज एक्शन ले रहे थे। संजय व्यास के रोंगटे खड़े हो गए और वो बाएं दाएं लुढ़का, लेकिन सामने वाले की निशानेबाजी बहुत ताकतवर थी। कई दिशाओं से गोलियां चल रही थीं, एक फायर का जाल बनाते हुए। 1 मिनट से भी कम वक्त में संजय व्यास खतरे में था। अध्याय 373। शौर्य राठौर को भी खास ध्यान दिया गया। गोलियां उस पर बिना अपनी जान की परवाह किए चलाई गईं। उनकी निशानेबाजी बहुत ताकतवर थी। भले ही इमारत ज्यादा दूर नहीं थी, 500 मीटर से भी कम, लेकिन ये 500 मीटर की दूरी अचानक पार करना नामुमकिन हो गया। कितने क्रूर मर्सिनरीज। कोई आश्चर्य नहीं कि महागुरु भी अच्छी तरह से लैस मर्सिनरीज या सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो सावधान नहीं रहे तो मर जाएंगे। शौर्य मर्सिनरीज की क्रूरता को महसूस कर सकता था। इतना बड़ा हंगामा तुरंत राकेश ओबरॉय और बाकियों का ध्यान खींच लिया। ये शौर्य राठौर है। इमारत पर खड़े राकेश ओबरॉय ने शौर्य और संजय व्यास को देखा, खासकर बाद वाले को, जिसकी आंखें फट गईं। संजय व्यास कब शौर्य राठौर के साथ जुड़ गया, ये कमीना। राकेश ओबरॉय ने दांत पीसे। अगर शौर्य राठौर सामने नहीं आता तो उनका ओबरॉय खानदान अभी भी सूर्यनगर का नंबर 1 खानदान होता। लेकिन अब वो नहीं है। शुरू में सब लोग ओबरॉय खानदान के साथ नम्रता से पेश आते थे, लेकिन अब सब सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान से ऐसे बचते हैं जैसे वो कोई शर्मिंदगी की चीज़ हो। ये सब शौर्य राठौर की वजह से हुआ। क्या वो लड़का महागुरु है? तुम्हें यकीन है कि तुमने गलती नहीं की? एक गोरा आदमी 2 बंदूकों के साथ बाहर आया। शौर्य राठौर को पास ही गोलियों से बचते हुए देखकर उसने हैरानी का एक्सप्रेशन दिखाया। भारत ने कब इतना जवान महागुरु पैदा किया? हाँ, वो महागुरु है, सबसे जवान महागुरु। गोरा आदमी जोर से हंसा। श्रीमान ओबरॉय, चिंता मत करो, बस एक महागुरु है, हम भाई उसे जरूर मार देंगे। भाइयों, चलो उस लड़के पर नजर रखो। सारे 300 मर्सिनरीज ने अपने हथियार निकाले। वो पूरे रास्ते आगे बढ़े। कुछ देर के लिए ओबरॉय निवास में गोलियों की आवाज गूंजती रही। शुक्र है, ओबरॉय निवास के आसपास ज्यादा इमारतें नहीं थीं। भले ही कुछ लोगों ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब पुलिस को पता चला कि ये सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान है, तो उन्होंने बस हार मान ली और वहां जाने की हिम्मत नहीं की। विकास ओबरॉय और 3 अन्य लोग बाहर आए। क्या आदमी है, ये लड़का सचमुच आने की हिम्मत करता है? विकास ओबरॉय का चेहरा उदास था। क्या वो शौर्य राठौर है? देव सरीन ने उस जवान लड़के को घूरा, जिसमें असीमित कातिलाना इरादा उमड़ रहा था। वो काफी जवान है, बहुत इंटरेस्टिंग। निशांत वोहरा मुस्कुराया। इतने जवान महागुरु को मारना इंटरेस्टिंग होगा, खासकर जब उसका उभार काफी चमत्कारी था। हाँ, ये शौर्य राठौर है, विकास ओबरॉय ने कहा। वो संजय व्यास है, जिसने शौर्य राठौर का चमचा बनना चुना। कितना निराशाजनक। संजय व्यास का ओबरॉय खानदान के साथ करीबी रिश्ता था, तो किसने सोचा था कि वो शौर्य राठौर के साथ चला जाएगा। विकास ओबरॉय को तुरंत समझ आ गया कि शौर्य क्यों आया। इसका पहले से ही करना होगा। शौर्य राठौर, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम आज रात गलत जगह आए। विकास ओबरॉय हंसा। पिछली बार तुम बच निकले, इस बार इतने लकी नहीं होगे। पिछली दावत में शौर्य ने सबके सामने किसी को मारा और ओबरॉय खानदान को जोरदार तमाचा मारा। इस घटना ने विकास ओबरॉय को बहुत गुस्सा दिलाया। आज रात वो आखिरकार सारे नए पुराने हिसाब चुकता कर सकता है। शौर्य ने संजय व्यास को पकड़ा, कई खतरों से बचा और एक रॉकरी के पीछे भागा। विकास ओबरॉय, तुम आज रात मर चुके हो। ये वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। शौर्य की आवाज़ गूंजी। हाँ, मैं विकास ओबरॉय यही खड़ा हूँ। हिम्मत है तो आकर मारो। विकास ओबरॉय चिल्लाया। आज रात या तो तुम मरोगे या मैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मरने वाला तुम होगे। इस बार हाई किए गए 500 मर्सिनरीज टॉप 10 युद्ध देवता सैनिकों का हिस्सा हैं। उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। अपने चरम पर 5000 युद्ध देवता सैनिकों ने 50,000 सरकारी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे युद्ध देवता सैनिकों की इज्जत बनी। उन्हें बुलाने के लिए विकास ओबरॉय ने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिए, सिर्फ शौर्य राठौर को मारने के लिए। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम आधुनिक सैनिकों के हाथों गिर जाओगे। कैप्टन विजय, लोग तुम्हारे हवाले। इस टीम का लीडर कैप्टन विजय ठाकुर था। युद्ध देवता सैनिकों के 3 लीडर्स हैं और वो उनमें से एक है।
आज युद्ध देवता सैनिक अब वो पुराने 500 लोग नहीं हैं, बल्कि 50,000 से ज्यादा लोग हैं जो अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में धूम मचाते हैं। चिंता मत करो, हमने कभी किसी को निराश नहीं किया। कैप्टन विजय ठाकुर ने खुद कमान संभाली। महागुरु को घेर कर दबाना बहुत संतुष्टि देने वाला काम है। हमला और ज्यादा तीखा हो गया। आसमान गोलियों से भर गया उस एरिया को कवर करते हुए जहां शौर्य था। हर तरफ धूल उड़ रही थी। ताकतवर फायर पावर लाइन के तहत, चाहे वो महागुरु हो या कोई और योद्धा, इतने सघन हमलों में वो खत्म हो जाएगा। अब समाज का युग है और हॉट वेपन्स राजा हैं। सिर्फ पर्सनल ताकत पर दबदबा बनाना अभी बहुत दूर है। विजय रेजिमेंट ने अपने कुछ लोगों को फायर कवरेज देने के लिए इस्तेमाल किया और 50 से ज्यादा मर्सिनरीज को दोनों तरफ से दुश्मन को घेरने के लिए भेजा। ऐसे हालात में दुश्मन इसे रोक नहीं सकता था। विकास ओबरॉय के 3 महागुरुओं ने चुपचाप देखा। वो भी हैरान थे। 300 लोगों के साथ, जो हॉट वेपन्स से लैस थे, महागुरुओं को भी किनारे खड़ा होना पड़ता था। ये वो बात थी जिसे उन्हें मानना पड़ता था। 2 महागुरु, संजय व्यास और शौर्य राठौर, दबा दिए गए और आगे नहीं बढ़ पाए। $50 करोड़ बेकार नहीं गए। भले ही विकास ओबरॉय के दिल में दर्द था, लेकिन अगर वो शौर्य राठौर को मार सकता था तो ये कुर्बानी कुछ भी नहीं थी। शौर्य राठौर, मैं तुम्हें हमारे सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान की सीढ़ी बनने दूंगा। जब तक निर्वाण एस्टेट मेरे हाथ में आ जाता है, मैं एक दिन महागुरु बन सकता हूँ। शौर्य ने ठंडी सांस ली। चलो, उड़ान तलवार उड़ान रक्त एक होश के साथ बाहर निकली। रात के अंधेरे में उड़ान रक्त ने पहला खून देखा। खून चारों तरफ उड़ा। दोनों तरफ से घेरने वाले मर्सिनरीज चीखते हुए एक एक करके जमीन पर गिर गए। उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे मरे। बस उनकी आंखों के सामने एक धुंधलापन आया और वो बेहोश हो गए। 10, 20, 50, 100 मर्सिनरीज लगातार गिरते रहे। कैप्टन विजय ठाकुर, विकास ओबरॉय और बाकी जो पहले इतने गर्व में थे, उनके दिल डूब गए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर नहीं देखा कि हमला किसने किया। उन्होंने सिर्फ मर्सिनरीज को जमीन पर गिरते देखा। बेकार की परेशानी से बचने के लिए शौर्य ने उड़ान रक्त तलवार पर आकाश लेखन यंत्र डाला तो ये सबसे रहस्यमय और डरावना हमला बन गया। जल्दी पीछे हटो, हटो। कैप्टन विजय ठाकुर घबरा गया। हमला करने वाले मर्सिनरीज के चेहरों पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। अरे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? मर गए, वो मर गए। ये डरावना है। मैंने किसी को कुछ करते नहीं देखा। नहीं, क्या मैं भूत देख रहा हूँ? थोड़े वक्त में 300 मर्सिनरीज में से 200 से ज्यादा मर गए। वो सब सीधे खड़े साइन बोर्ड्स की तरह लग रहे थे, एक एक करके गिरते जा रहे थे। किसने कभी ऐसा अजीब नज़ारा देखा था? ये कैसे मुमकिन है? एक महागुरु के तौर पर विकास ओबरॉय को नहीं पता था कि वो कैसे मरे। अचानक उनकी गर्दन टूट गई। ये सीन बहुत डरावना था। देव सरीन और निशांत वोहरा भी अब शांत नहीं रह पाए। पहले उन्हें लगता था कि शौर्य राठौर युद्ध देवता सैनिकों के हमलों को नहीं झेल पाएगा, लेकिन मौजूदा हालात उनकी कल्पना से पूरी तरह परे थे। यहाँ तक कि वो भी इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकते थे। मुख्य बात थी उनकी नज़रों से बचना। अध्याय 374। युद्ध देवता सैनिकों के लोग लगातार गिरते जा रहे थे। आखिर में बचे हुए मर्सिनरीज में लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई। अपने आसपास के मर्सिनरीज को एक एक करके गिरते देखना और वो अनजान डर जो उन्हें घेरे हुए था, इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं था। वो ढह गए। एक बार ढहना शुरू हुआ तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। कैप्टन विजय ठाकुर बेबस था और ढहते हुए देख रहा था। वो इस सीन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कमबख्त, मुझे पता होना चाहिए था कि पूर्वी दुनिया में नहीं आना चाहिए। ये एक खतरनाक देश है मेरे योद्धा। मर्सिनरीज अभी भी गिर रहे थे। ये एलिट सैनिक थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। 300 मर्सिनरीज पल में जमीन पर गिर गए। हवा में खून की तेज गंध भरी थी जो सबको उत्तेजित कर रही थी। श्रीमान ओबरॉय, इस मामले की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी, कैप्टन विजय ठाकुर ने गुस्से में कहा। 300 मर्सिनरीज यहाँ मर गए। वो एलिट में भी एलिट थे, लेकिन अब वो पूर्वी दुनिया में मर गए। कैप्टन विजय ठाकुर जानता था कि वो खत्म हो गया। इतने भारी नुकसान के साथ वहाँ के लोग हमें जरूर नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन विजय ठाकुर ने अपने हाथों में अभूतपूर्व नुकसान झेला और उसे लगा कि ये एक दुष्स्वप्न है, एक ऐसा दुष्स्वप्न जो कभी नहीं भूल सकता। विकास ओबरॉय और बाकी 3 महागुरु अब शांत नहीं रह पाए। क्या तुमने साफ देखा? विकास ओबरॉय ने पूछा। देव सरीन और निशांत वोहरा दोनों ने सिर हिलाया। अनजान डर सबसे डरावना होता है। कल्पना करना मुश्किल है कि वो चीज़ क्या है। ये इतना डरावना हो सकता है और मर्सिनरीज को चींटियों की तरह मार सकता है। महागुरुओं ने हर तरह के खतरे देखे हैं, लेकिन ये सीन शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें नहीं पता कि ये क्या है या इसे कैसे रोकना है। भागो, फिर से शुरू हो गया। पूर्वज, मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। मर्सिनरीज के गिरने के बाद स्वर्ग संघ के महागुरुओं की बदकिस्मती शुरू हो गई। ये लोग हर तरह की बुराई करने में माहिर थे।
जब उन्होंने अपने साथियों को गिरते और पहले की तरह मरते देखा तो वो तुरंत रह गए। वो योद्धा थे और बहुत बहादुर थे, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल क्वालिटी शायद मर्सिनरीज जितनी अच्छी नहीं थी। आखिरकार वो गोलियों की बौछार से निकले थे। बहना पूरा हो गया, फिर भी ये मौत को उन पर गिरने से नहीं रोक सका। स्वर्ग संघ के सारे लोग मौत से नहीं बच पाए। खत्म, स्वर्ग संघ वाकई खत्म हो गया। राकेश ओबरॉय जमीन पर ढह गया, उसका चेहरा बहुत पीला था। ये आखिरी एलिट टुकड़ियां थीं, लेकिन अब वो सचमुच खत्म हो गईं, एक भी नहीं बचा। शैतान बाहर आ गया, उसने 300 युद्ध देवता सैनिकों को मार डाला। कैप्टन विजय ठाकुर ने डरते हुए शौर्य राठौर को देखा, जो बाहर निकला। ये वो आदमी था जिसने उसके लाए 500 मर्सिनरीज में से 300 को मार डाला। सबको तुरंत मार दिया गया और उनकी मौतें अस्पष्ट थीं। इससे ज्यादा निराश करने वाली बात कुछ नहीं थी। शौर्य धीरे धीरे बाहर निकला और संजय व्यास ने उसका बारीकी से पीछा किया। बूढ़े, तुम्हारे लोग कुछ काम के नहीं हैं, उन्हें मारने में मजा नहीं आया। शौर्य हंसा। विकास ओबरॉय को लगा जैसे उसके सिर पर जोरदार वार हुआ हो। मर्सिनरीज खत्म हो गए, स्वर्ग संघ खत्म हो गया, शायद ओबरॉय खानदान भी जल्द खत्म हो जाएगा। ये शौर्य राठौर बहुत डरावना है। भाई ओबरॉय, घबराओ मत, उसने जानबूझकर किया। देव सरीन ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़का शायद सुपर पावर वाला है। सुपर पावर? विकास ओबरॉय की आंखों में एक रोशनी चमकी। अगर वो सुपर पावर वाला इंसान था तो सब कुछ समझ में आ जाता था, क्योंकि सुपर पावर वालों की कई सुपर पावर अनजान और रहस्यमयी होती हैं। शौर्य राठौर ने जो कुछ किया वो नॉर्मल है। आखिरकार सुपर पावर कई कैटेगरीज में आती हैं। हम सब ने शौर्य राठौर को कमा का। वो न सिर्फ एक महागुरु है बल्कि एक सुपर पावर वाला भी है। विकास ओबरॉय ने समझ लिया। हम, भले ही वो सुपर पावर वाला हो तो क्या, महागुरु के सामने वो कुछ भी नहीं है। जब पता चला कि वो सुपर पावर वाला इंसान है, विकास ओबरॉय और निशांत वोहरा दोनों ने चुपके से राहत की सांस ली। अनजान खतरे सबसे डरावने होते हैं। शौर्य राठौर, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। विकास ओबरॉय ने अपना कॉन्फिडेंस फिर से हासिल किया, लेकिन अगर तुम इस तरह की सुपर पावर से हमें डराना चाहते हो तो तुमने हमें बहुत सिंपल समझ लिया। सुपरनेचुरल तरीके? शौर्य को सचमुच हंसी आ गई। क्या अनपढ़ देहातियों का झुंड है? उन्हें तो लेजेंडरी उड़ान तलवार भी नहीं पहचानी। मुझे सचमुच नहीं पता कि उन्होंने कैसे कल्टीवेशन किया। रही बात उन सुपर पावर की, वो उड़ान तलवार से कैसे तुलना कर सकती हैं? एक बार उड़ान तलवार निकली तो वो हजारों मील दूर लोगों के सिर ले सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। शौर्य राठौर, क्या तुमने विक्रांत मल्होत्रा को मारा? एक और घंटी जैसी जोरदार आवाज तेजी से आई। ऐसा लगा जैसे शौर्य के कानों के पास एक बिजली का कड़ाका हुआ जिसमें बहुत कातिलाना ताकत थी। जो अनजान होता वो इस एक वार से बुरी तरह जख्मी हो जाता और उसके अंदरूनी अंग डैमेज हो जाते। वज्र संघ का महागुरु? शौर्य ने सफ़ेद बालों वाले मिडिल एज्ड आदमी को देखा। भले ही वो बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन उसके शरीर में बिजली शक्ति की आभा बह रही थी जो बहुत विनाशकारी फील दे रही थी। वज्र संघ का देव सरीन, विक्रांत मल्होत्रा मेरा शिष्य है, क्या तुमने उसे मारा? देव सरीन की आवाज ने फिर से एक शॉक वेव बनाई, लहरों में हमला करते हुए। शौर्य पहाड़ की तरह अडिग खड़ा रहा। मास्टर, मुझे देव सरीन पता है, वज्र संघ के महागुरुओं में से एक। उसने बिजली शक्ति में महारत हासिल की है और पश्चिम में उसे विनाश का राजा कहा जाता है। संजय व्यास ने धीमी आवाज में कहा। शौर्य के पास अब इतने जू हैं कि उसे काटने से डर नहीं लगता। विक्रांत मल्होत्रा तुम्हारा नाजायज बेटा है ना? तुम इतने बेचैन दिख रहे हो, बस बदला लेना चाहते हो। मैं यही हूं, आकर मारो, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। नाजायज बेटा? विकास ओबरॉय और महागुरु निशांत वोहरा दोनों हैरान रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वसनीय एक्सप्रेशंस थे। देव सरीन भी हैरान था। विक्रांत मल्होत्रा उसका नाजायज बेटा था। दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं जानता था, क्योंकि जो भी जानता था वो सब मर चुके थे। बकवास। देव सरीन ने ठंडी सांस ली। तुमने मेरे शिष्य को मारा और मैं अभी तुम्हारी जान लूंगा। वो इमारत से नीचे कूद गया। एक जोरदार धमाका हुआ। देव सरीन के आसपास बिजली के आर्क्स दिखाई दिए, एक छोटा सा प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए। ये थी बिजली प्रोटेक्शन। इन मूविंग आर्क्स में बहुत ज्यादा बिजली थी, जो हाई वोल्टेज बिजली से भी ज्यादा डरावनी थी। सच्ची ऊर्जा के अलग अलग लेवल्स होते हैं। आम 5 तत्वों के गुण, खास में बिजली, बर्फ और बाकी शामिल हैं। देव सरीन ने एक खास बिजली शक्ति में महारत हासिल की थी। आमतौर पर हर किसी की ऊर्जा की ताकत एक होती है, लेकिन बिजली शक्ति को 5 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक ही महागुरु की ताकत देव सरीन का मुकाबला नहीं कर सकती। वो शौर्य राठौर बिल्कुल भाई सरीन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी बिजली शक्ति बहुत विनाशकारी है, कोई भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। निशांत किला हंसा। विकास ओबरॉय ने राहत की सांस ली। बिजली शक्ति सबसे विनाशकारी है। शौर्य राठौर ने विक्रांत मल्होत्रा को मारा। वो अपनी मौत खुद बुला रहा है।
विकास ओबरॉय को वज्र संघ के महागुरु के एक्शन लेने पर पूरी राहत मिली। बिजली शक्ति के सामने कौन इतने क्रूर हमले को झेल सकता है, चाहे शरीर कितना भी ताकतवर हो, यही बात है। शौर्य राठौर ने संजय व्यास को अपने साथ लाया। विकास ओबरॉय को वास्तव में राहत मिली। इससे शौर्य को मारने की पक्की गारंटी थी। अगर वो देह सिद्ध गुरु को साथ लाता तो उसे डील करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब वो जीत चुके हैं। पहले का रहस्यमयी हमला जरूर शौर्य की बहुत सारी एनर्जी खर्च कर चुका होगा और वो उन तीनों को बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। अध्याय 375। शौर्य राठौर ने कुछ नहीं किया। संजय व्यास पहले ऊपर गया। एक ताकतवर महागुरु के तौर पर वो लंबे वक्त से वज्र संघ के महागुरु देवसरीन से मिलना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका मास्टर उसे नाकाबिल समझे, खासकर अपने मास्टर की दिव्य शक्ति देखने के बाद। बाकी लोगों को नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन संजय व्यास बहुत पढ़ा लिखा था और उसने वास्तव में इस सब्जेक्ट का कुछ परिचय देखा था। उड़ान तलवार, एक ऐसी उड़ान तलवार जिसे सिर्फ अमरनायक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उस उड़ान तलवार से पूरी तरह अलग है जो एक योद्धा अपने मुंह से निकाल सकता है। एक महागुरु पास की दूरी पर सफ़ेद हवा का एक झोंका निकाल सकता है जो लोगों को मार सकता है और चीज़ों को काट सकता है। ये बहुत डरावना है, लेकिन दूरी बहुत कम है और 10 मीटर को भी दूर माना जाता है। इसके लिए भी ताकत की ज़रूरत होती है। उड़ान तलवारें अलग हैं, वो लंबी दूरी पर लोगों को मार सकती हैं। किसी को भी इसका विरोध करने का वक्त नहीं मिलता, वो लोगों को चुपके से मार देती हैं। देवसरीन ने एक तीखा पंच सेट लॉन्च किया और बिजली सच्ची ऊर्जा की कवरेज में संजय व्यास उसका मुकाबला नहीं कर पाया। 3 पंचों के बाद वो हार गया और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये बिजली शक्ति की डरावनी ताकत थी। वो छोटे छोटे बिजली के आर्क्स शरीर में घुस गए और मांस को लकवा मार गया। अगर जंग लंबे वक्त तक चलती तो कौन ऐसा हमला झेल सकता था? इसे झेलना बिल्कुल नामुमकिन था। संजय व्यास का उसका मुकाबला न कर पाना नॉर्मल था। देवसरीन ने आम महागुरुओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। संजय व्यास को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद उसने शौर्य को घूरा और कहा, तुम्हें खुद करना चाहिए। तुमने मेरे शिष्य को मारा, आज रात तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो बस एक नाजायज बेटा है, इतना परेशान क्यों? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम होता तो अभी यहाँ से भाग जाता और इसमें नहीं पड़ता। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। देवसरीन गुस्से से लाल हो गया। ये कमीना, अगर वो नाजायज बेटा ये 3 शब्द नहीं बोलता तो कोई मर जाता। देवसरीन ने अपनी हथेली से वार किया और हवा में चटकने की आवाज़ें भरी थीं। वो थी बिजली की आवाज़। शौर्य को भी अपने शरीर में हल्की सी सुन्नता महसूस हुई। पता चला कि सामने वाला वाकई बिजली शक्ति का इस्तेमाल बहुत स्किलफुली करता था। लेकिन अफसोस, ये बिजली शक्ति शौर्य के लिए कोई खतरा नहीं थी। शक्तिमान बॉडी को हिलाना इतना आसान नहीं है। शौर्य का शरीर हिला, बिजली के हमले से बचा, देवसरीन के सामने पहुंचा और उसे एक लात मारी। तुम मौत को बुला रहे हो? देवसरीन ने कभी इतना हिम्मत वाला इंसान नहीं देखा था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारा मांस और खून का शरीर उसकी बिजली की विनाशकारी ताकत को झेल सकता है? ये लात तुम्हें जरूर अपंग कर देगी। बिजली प्रोटेक्शन सच्ची ऊर्जा बहुत फेमस है। जैसे ही ये ख्याल आया, एक तीखा दर्द पूरे शरीर में फैल गया। देवसरीन के आसपास की बिजली एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई और वो 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया। मुझे लात मारकर उड़ा दिया। देवसरीन का दिमाग खाली हो गया। उसके पास बिजली प्रोटेक्शन ऊर्जा थी, इसे एक लात से कैसे तोड़ा जा सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी फिजिकल फिटनेस ठीक ठाक है, पता नहीं तुम मेरी कितनी लातें झेल सकते हो। शौर्य फिर से आया और देवसरीन को लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ बिजली प्रोटेक्शन ऊर्जा फिर से ढह गई। उसके पीछे की इमारत में एक बड़ा छेद हो गया और पूरी इमारत में दरारें आ गईं। भाई सरीन की मदद करो। हालात खराब देखकर विकास ओबरॉय तुरंत मदद के लिए ऊपर गया। निशांत वोहरा भी हरे धुएं में बदल गया। देवसरीन इतनी बुरी तरह हार गया कि ये पूरी तरह से उम्मीदों से परे था। वो थी बिजली शक्ति, ये कब इतनी कमज़ोर हो गई? शौर्य राठौर की ताकत बहुत ज़्यादा थी। एक लात से बिजली प्रोटेक्शन ऊर्जा ढह गई। कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके लिए कितनी ताकत चाहिए। प्रोटेक्शन ऊर्जा एक महागुरु की सबसे मजबूत डिफेंस है। प्रोटेक्शन ऊर्जा की वजह से ही महागुरु इतना ताकतवर होता है। किसी को कभी नहीं देखा गया जो एक लात से प्रोटेक्शन ऊर्जा को तोड़ दे। ये क्या भूत है? विकास ओबरॉय ने भी अपने दिल की बेचैनी को जोर से दबाने की कोशिश की। तीनों में देवसरीन सबसे ताकतवर था। उसकी बिजली शक्ति सब कुछ तबाह कर सकती थी, लेकिन अब उसे किसी ने लात मारकर उड़ा दिया। ये फीलिंग बहुत खराब है। शौर्य की शक्तिमान बॉडी बहुत ताकतवर है। कोई भी प्रोटेक्शन ऊर्जा सिर्फ एक लात से टूट सकती है। ये तो शौर्य का फुल स्ट्रेंथ अटैक भी नहीं था। तुम लोग भी लेट जाओ। धड़ाम धड़ाम, विकास ओबरॉय की प्रोटेक्शन ऊर्जा ढह गई और उसने खून की एक बड़ी उल्टी की। वो दर्जनों मीटर दूर गिरा और कुछ देर तक उठ नहीं पाया।
उसका पूरा शरीर जैसे टूट रहा था और बहुत खराब फीलिंग थी। अरे चुप गया। शौर्य की दूसरी लात एक और महागुरु पर थी, लेकिन उसने इसे डोज कर लिया। इंटरेस्टिंग। हुश। शौर्य के चेहरे पर दो ठंडी हरी रोशनी चमकी। शौर्य ने अपने हाथ से इसे ब्लॉक किया। हा, शौर्य राठौर, तुम मेरे जहर में डूब गए हो। अब देखते हैं तुम इसे कैसे बर्दाश्त करते हो। निशांत वोहरा खुशी से हंसा। एक असैसिन के तौर पर वो हमेशा खंजर से लोगों को मारता था। खंजर में एक लाइलाज जहर था। जो भी इससे हिट होता वो मर जाता। वो बहुत दबंग था। एक महागुरु के तौर पर निशांत वोहरा की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे अपनी स्पीड पर हमेशा गर्व था और वो शायद ही कभी फेल होता था। निशांत वोहरा को इतने ताकतवर महागुरु को मारने पर बहुत गर्व था। जख्मी देव सरीन और विकास ओबरॉय दोनों ने खुशी दिखाई। जहर लग गया तो ठीक है। निशांत का जहर बहुत डरावना है, यहाँ तक कि वो भी इसे ट्राई करने की हिम्मत नहीं करते। ये बहुत ताकतवर है और अगर लग जाए तो मौत निश्चित है। शौर्य ने एक थप्पड़ मारा। निशांत वोहरा साय की तरह पीछे हटा। शौर्य राठौर, छटपटाओ मत। जितना ज्यादा छटपटाओगे जहर का असर उतना ही ज्यादा होगा। धड़ाम। एक जोरदार धमाके के साथ निशांत वोहरा एक पके तरबूज की तरह फट गया और खून की धुंध में बदल गया। मुझे अपनी जिंदगी में जहर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे खुशी है कि तुमने नियम तोड़े। शौर्य ने सिर हिलाया। खुश हो रहे देव सरीन और विकास ओबरॉय के चेहरों की मुस्कान जम गई और एक भयानक डर में बदल गई। निशांत उसे एक थप्पड़ से मार डाला। ये दोनों डर से कांप रहे थे। कितना क्रूर। एक ताकतवर महागुरु को एक थप्पड़ से मार डाला। ये सीन बहुत हैरान करने वाला था। आमतौर पर माना जाता है कि एक महागुरु को मारना मुश्किल है जब तक कि सावधानीपूर्वक घात न लगाया जाए, वरना एक महागुरु जब चाहे जा सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन अभी शौर्य राठौर का परफॉर्मेंस बहुत क्रूर और हिंसक है। एक हथेली के वार से महागुरु को मारना इतना डरावना और अभूतपूर्व था। निराश हुए शौर्य मुस्कुराते हुए विकास ओबरॉय के पास आया। शौर्य राठौर, तुम मुझे नहीं मार सकते। धड़ाम। विकास ओबरॉय को एक लात मारकर उड़ा दिया गया। जब वो अभी हवा में था, शौर्य उसके सामने आया और फिर से लात मारी। विकास ओबरॉय फिर से उड़ गया और उसका पूरा शरीर एक गेंद की तरह इधर उधर मूव कर रहा था। मास्टर शौर्य, मैं गलत था। लात मारना बंद करो, मैं मर रहा हूँ। विकास ओबरॉय ने खून की उल्टी की और रहम की भीख मांगी। हवा में लातों से उड़ना कोई अच्छा एहसास नहीं था। शौर्य भी भूत की तरह बन गया। विकास ओबरॉय को एक गेंद की तरह एक लात के बाद दूसरी लात से मार रहा था। डरावनी स्पीड और ताकत का सटीक कंट्रोल सचमुच डरावना था। देव सरीन का चेहरा डर और घबराहट से भरा था। ये वो ताकत है जो सिर्फ एक परम गुरु के पास होती है। देव सरीन कांपते हुए बोला, मैंने ऐसा दुश्मन कैसे भड़का लिया। धड़ाम। विकास ओबरॉय देव सरीन के पास गिरा। उसकी आंखें फटी हुई थीं। मर गया। मुझे मत मारो, मैं गलत था। अध्याय 376। विकास ओबरॉय पूरी तरह ढह गया। अगर एक ताकतवर महागुरु को लातों से उड़ाए जाने की खबर बाहर निकल गई तो पता नहीं कितने लोग डर जाएंगे। ताकतवर महागुरु कमजोर हो गया। विकास ओबरॉय लगभग मर चुका था। वो अपने पूरे शरीर को हिला नहीं पा रहा था, अपनी अंदरूनी ऊर्जा का एक कण भी जुटा नहीं पा रहा था। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं और वो सिर्फ अपनी अंदरूनी ऊर्जा के सहारे टिका था। अब मुझे पता है कि मैं गलत था। शौर्य राठौर ने विकास ओबरॉय को नीचे देखते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम ईमानदार होते तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन तुम इतने चालाक हो कि तुम्हें मरना है। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सामने समर्पण करने को तैयार हूँ। ये सुनकर विकास ओबरॉय पूरी तरह टूट गया। अगर तुम ओबरॉय खानदान को डील कर लेते तो मुझे तुम्हारे खिलाफ क्यों जाना था। विकास ओबरॉय ने कभी नहीं सोचा था। उस वक्त वो निर्वाण एस्टेट और स्वर्ग भूमि जैसे शब्दों से ललचाया था। उसने इतनी सारी बातों पर विचार नहीं किया था। नतीजा ये हुआ कि शौर्य राठौर एक डरावने राक्षस राजा में बदल गया। महागुरु को एक थप्पड़ से मार दिया। महागुरु को लात मारकर उड़ा दिया। कितना भयानक, कितना डरावना। विकास ओबरॉय खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। उसने ऐसे इंसान को क्यों भड़काया। जरूर उसका माथा किसी दरवाजे में फंस गया होगा। अगर ऐसा नहीं था तो वो शौर्य राठौर जैसे सनकी का दुश्मन क्यों बनता। छोड़ो, मुझे महागुरुओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। शौर्य ने सिर हिलाया। तुमने जिद की कि मैं तुम्हें चेतावनी दूं तो बधाई हो, तुमने जैकपॉट जीत लिया। नहीं, विकास ओबरॉय चीखा। शौर्य ने विकास ओबरॉय को लात मारी। वो उड़ गया और हवा में धड़ाम से फट गया, खून की धुंध छोड़कर। पूर्वज राकेश ओबरॉय मौके पर ही बेहोश हो गया। ओबरॉय खानदान खत्म हो गया। महागुरु के बिना ओबरॉय खानदान एक बड़ा मोटा टुकड़ा बन गया जिसे कोई भी आकर काट सकता था, क्योंकि ओबरॉय खानदान ने शुरू से ही बहुत सारे दुश्मन बना रखे थे। पिल्लई परिवार और राठौर खानदान ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते। ओबरॉय खानदान के सारे टॉप लीडर्स मुसीबत में थे।
ओबरॉय खानदान की चीज़ों को हड़पने का सबसे अच्छा तरीका बेशक उनके टॉप लीडर्स को खत्म करना था। बिना टॉप लीडर्स के ओबरॉय खानदान तितर बितर हो जाएगा। वज्र संघ के मास्टर, तुम कैसे मरना चाहते हो? शौर्य देव सरीन के सामने चला गया। गलतफहमी, ये एक गलतफहमी है, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं पता। देव सरीन को सचमुच पछतावा था। क्या एक नाजायज़ बेटे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करना इसके लायक है? बिल्कुल नहीं। अगर उसे फिर से चुनने का मौका दिया जाता तो देव सरीन निश्चित रूप से भारत नहीं आता। रहस्यमयी पूर्वी दुनिया इतनी डरावनी है। महागुरु को तुरंत मार देना सोचने में भी और ज्यादा डरावना है। कितनी बुरी मौत थी। शौर्य हंसा और बोला, तुम बातें करना खूब जानते हो। मैंने तुम्हारे नाजायज़ बेटे को मारा। देव सरीन ने बार बार सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई नाजायज़ बेटा नहीं है। मैं बस एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था और मेरा मास्टर शौर्य से दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दो, मेरी पश्चिम में कुछ इन्फ्लुएंस है। अब से मास्टर शौर्य, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए बस मुझे एक कॉल कर देना। इस वक्त देव सरीन का रवैया बहुत नम्र था। मजाक कर रहे हो? मेरी जान जाने वाली है। अगर मैं अपना रवैया कम नहीं करता तो क्या मैं चाहता हूं कि सामने वाला मुझे मार दे? देव सरीन इतना बेवकूफ़ नहीं है। तुमने जो कहा उसमें दम है। शौर्य ने उंगलियां चटकाईं और एक ऊर्जा की धारा देव सरीन के शरीर में घुसी जो एक सूत्र यंत्र में बदल गई और एक और यंत्र देव सरीन की भौहों के बीच में घुस गया। देव सरीन चीखा, मास्टर! देव सरीन उठ खड़ा हुआ। उसकी चोटें पहले जितनी गंभीर नहीं थीं। वो सम्मान के साथ शौर्य के सामने खड़ा था। अब तुम पश्चिम वापस जा सकते हो। देव सरीन ने उस तरह का दर्द अनुभव किया था जो सचमुच मौत से भी बदतर जिंदगी था। ये शौर्य राठौर बहुत डरावना है। भारत आकर अपनी जिंदगी मौत को किसी और के हाथों में देना निश्चित रूप से देव सरीन ने अपनी जिंदगी में किया सबसे घाटे का सौदा है, लेकिन उसके पास इसका विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। देव सरीन ओबरॉय निवास छोड़कर चला गया। मास्टर शौर्य, कृपया मुझे मत मारो। राकेश ओबरॉय न जाने कब जाग गया और तुरंत शौर्य की टांगों से लिपट गया, बच्चे की तरह रोते हुए। एक बूढ़े आदमी के लिए उसके आंसू बारिश से अलग नहीं थे। ये एक कमाल की स्किल थी। राकेश ओबरॉय जानता था कि ये उसका आखिरी मौका था। एक बार शौर्य उसे मारना चाहता तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। यंग मास्टर शौर्य, मुझे एक सीक्रेट पता है जिसमें तुम्हें ज़रूर दिलचस्पी होगी। ये हमारे पूर्वजों ने इकट्ठा किया है और बहुत कीमती है। मुझे यकीन है कि यंग मास्टर शौर्य को भी ये पसंद आएगा। राकेश ओबरॉय ने जल्दी से कहा, मैं यंग मास्टर शौर्य की ओबरॉय खानदान की विशाल दौलत को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता हूँ। अब से ओबरॉय खानदान यंग मास्टर शौर्य को कोई परेशानी नहीं देगा। दौलत, शौर्य को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन महागुरुओं को जो चीज़ें पसंद हैं उनमें उसे कुछ दिलचस्पी थी। शौर्य ने राकेश ओबरॉय को देखा और कहा, मुझे दिखाओ कि पूर्वज ने क्या इकट्ठा किया। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो तुम जिंदा रह सकते हो और ओबरॉय खानदान का कुलपति बन सकते हो। हाँ हाँ, राकेश ओबरॉय जल्दी से उठा और खुद रास्ता दिखाने लगा। संजय व्यास ने मर्सिनरीज की लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें एक एक करके ढेर कर दिया। ओबरॉय निवास में एक सीक्रेट ट्रेजर हाउस था। पूरे ओबरॉय खानदान में पूर्वज के अलावा सिर्फ राकेश ओबरॉय को इसके बारे में पता था। ये ओबरॉय खानदान में चली आ रही रूल थी। प्रवेश द्वार एक ऐसी जगह पर था जो आसानी से नजर नहीं आता। राकेश ओबरॉय शौर्य को अंदर ले गया और सावधानी से ट्रेजर हाउस का दरवाज़ा खोला। ये एक भारी दरवाज़ा था, बहुत मोटा, और यहाँ तक कि एक महागुरु भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता था। ये वो चीज़ें हैं जो पूर्वज ने इकट्ठा की थीं। इनमें से कई खास जगहों से आई हैं। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूर्वज ने कहा था कि मैंने अभी इनमें महारत हासिल नहीं की है। इस ट्रेजर हाउस का एरिया बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ कई तरह की पुरानी चीज़ों का कलेक्शन था। राकेश ओबरॉय शौर्य को अंदर ले गया। वहाँ एक लकड़ी का शेल्फ था जिसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थीं। वो पत्थर है। राकेश ओबरॉय ने लकड़ी के फ्रेम पर रखे पत्थर की तरफ इशारा किया। शौर्य इस वक्त मुस्कुराया, तुम जिंदा रह सकते हो और अपने खानदान का कुलपति बन सकते हो। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। राकेश ओबरॉय ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी आपदा से बचा हो और वो बार बार कहता रहा, मैं ज़रूर मास्टर शौर्य के लिए ओबरॉय खानदान की सारी दौलत कंट्रोल करूंगा। रही बात इसे कैसे मास्टर करने की, शौर्य को इसकी परवाह करने की सुस्ती थी। आत्मा पत्थर। इस वक्त शौर्य की आंखें आत्मा पत्थरों पर थीं। उसने एक को उठाकर देखा। इसमें ढेर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी और वाकई ये एक अच्छी चीज़ थी। शौर्य के लिए भले ही इस आत्मा पत्थर में बहुत सारी ऊर्जा थी, लेकिन ये जीवन अमृत से कहीं कम थी। बाकियों के लिए ये काफ़ी अच्छी तरह काम करता था। लगता है भारत में भी कल्टीवेशन की परंपरा चली आ रही है। मुझे लगता है कि सचमुच कोई छिपा हुआ सेक्ट होगा। इंटरेस्टिंग, वाकई इंटरेस्टिंग। शौर्य ने आंखें सिकुड़ीं।
जहां आत्मा पत्थर दिखाई देते हैं वहां स्वाभाविक रूप से महागुरु ताकतों की मौजूदगी होगी। धरती उतनी सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये पत्थर कहाँ से आया? शौर्य ने पूछा। राकेश ओबरॉय ने सिर हिलाया। मुझे सचमुच नहीं पता। पूर्वज अक्सर इधर उधर घूमता था। सुना है कि वो कुछ गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में जाता था। अगर यंग मास्टर शौर्य जानना चाहते हैं तो मैं किसी को जांच के लिए अरेंज कर सकता हूँ। जरूरत नहीं। शौर्य ने हाथ हिलाया। तुम अब जाकर चीज़ों को डील कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम इसे अच्छे से हैंडल कर लोगे। अध्याय 377। उसी शाम सूर्यनगर में हर कोई ओबरॉय निवास पर ध्यान दे रहा था। गोलियों और बुलेट्स की आवाज़ कोई मजाक नहीं थी। सबको पता था कि कुछ बड़ा हुआ है। सब जानते थे कि ओबरॉय खानदान ने हाल ही में एक ग्रुप मर्सिनरीज हायर किए हैं। एक्शन सीक्रेट था। सूर्यनगर के टॉप लीडर्स में ये कोई सीक्रेट नहीं था और सब इसकी अनदेखी कर रहे थे। ये भी साफ था कि मर्सिनरीज का टारगेट कौन था। सूर्यनगर का राजा शौर्य राठौर ने ओबरॉय निवास पर हमला किया और ये अटकलें सूर्यनगर के पूरे टॉप लीडरशिप में फैल गईं। सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान अब सचमुच खानदानों से बाहर होने वाला था। बाकी 9 बड़े खानदान बहुत उत्साहित थे और रातों रात लोगों को इकट्ठा किया ओबरॉय खानदान का इलाका हड़पने की तैयारी में। ओबरॉय खानदान की विशाल दौलत अभी भी बहुत आकर्षक थी। नतीजा ये हुआ कि जब सब लोग जाने के लिए तैयार थे, एक खबर आई कि सूर्यनगर के राजा शौर्य राठौर ने कहा कि ओबरॉय खानदान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओबरॉय खानदान एक अच्छा खानदान है। उन्होंने खुद पश्चिमी दुनिया में हर तरह की बुराई करने वाले युद्ध देवता सैनिकों को मार डाला, कुल 300 लोग। ये हर किसी के लिए सीखने लायक है। बुरे लोगों का ऐसा ही अंजाम होना चाहिए। ये तुरंत एक बड़ा केस बन गया। सूर्यनगर की विजय सेना ने हस्तक्षेप किया और मामले को अपने हाथ में ले लिया। ओबरॉय खानदान ने नियमों का बहुत अच्छे से पालन किया और इस कदम ने सबकी आंखें चौंधिया दीं। सब जानते हैं कि मर्सिनरीज शौर्य राठौर को डील करने के लिए थे। सब जानते हैं कि सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान हमेशा सूर्यनगर के राजा से उलझता रहा है। अब तुम्हारा ओबरॉय खानदान युद्ध देवता सैनिकों को खत्म कर देता है। ये क्या मजाक है? कौन यकीन करेगा? क्या तुम्हें लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाना है? ओबरॉय खानदान एक अच्छा खानदान है तो फिर वो क्या हैं? ये नतीजा आंखें चौंधिया देने वाला था। कोई नहीं जानता था कि मर्सिनरीज के खात्मे के अलावा स्वर्ग संघ के ज्यादातर महागुरु भी मर चुके थे। इसके अलावा विकास ओबरॉय के कुछ करीबी लोग भी अचानक मर गए। वही बात उन यंग मास्टर्स की जिनके पास ओबरॉय खानदान की विरासत का हक था, जैसे तीसरा यंग मास्टर करण ओबरॉय, दूसरा यंग मास्टर विकास ओबरॉय वगैरह। कहा जा सकता है कि ओबरॉय खानदान की सारी दौलत राकेश ओबरॉय के हाथों में थी। इस पल से वो शख्स था जो सचमुच ओबरॉय खानदान को कंट्रोल करता था, न कि उसके ऊपर कोई पूर्वज था। आखिरकार कोई भी अपने सिर के ऊपर पूर्वज को पसंद नहीं करता। सम्राट को भी रिटायर्ड सम्राट पसंद नहीं होता। राकेश ओबरॉय के लिए भी यही बात थी। अब उसे बस शौर्य राठौर के लिए अपना काम अच्छे से करना था। शौर्य ने ओबरॉय खानदान का कुछ नहीं किया। कोई नहीं जानता था कि विकास ओबरॉय जिंदा है या मर गया। ऐसा लगता था जैसे ओबरॉय खानदान के साथ कुछ हुआ ही नहीं। जो लोग सूप पीने की तैयारी कर रहे थे उन्हें नहीं पता था कि क्या करें, क्योंकि सिग्नल साफ नहीं था। सूर्यनगर के राजा ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर ओबरॉय खानदान के पूर्वज विकास ओबरॉय। जब तक वो वहां था कोई भी बेपरवाह होकर कुछ नहीं कर सकता था। कोई भी महागुरु के गुस्से को नहीं झेल सकता था। इसके अलावा सूर्यनगर अब सूर्यनगर के राजा के कंट्रोल में था। जो कोई भी इस तरह की बड़े पैमाने की लड़ाई और मारकाट में हिस्सा लेने की हिम्मत करता, वो निश्चित रूप से अपनी मौत को बुलावा दे रहा था। अगली सुबह एक होटल के प्रवेश द्वार पर ऋतु व्यास और प्रिया वर्मा रोसाइड पर कार का इंतजार कर रही थीं। दोनों आज स्कूल से ग्रेजुएट थीं। पहली वाली काबिल थी और बहुत अच्छा कर रही थी। आ गए। 2 काली मर्सिडीज बेंज गाड़ियां आईं। दोनों लाखों की कीमत वाली लग्जरी कारें थीं। 5 नौजवान कार से उतरे। वो बहुत स्टाइलिश थे और लड़कियों का ध्यान खींच रहे थे। मिस ऋतु, हम फिर मिले। एक गोल्ड रिम चश्मा पहने नौजवान आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम और खूबसूरत होती जा रही हो। श्रीमान भट्ट, तुम सचमुच मजाक करना जानते हो। ऋतु व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत वक्त से मुझसे मिलने नहीं आए। मुझे डर है कि मैं तुम जितनी अच्छी नहीं हूँ। भट्ट साहब नाम का एक नौजवान फैशनेबल कपड़ों में, तुम काम में बिजी हो तो सीधे आ गए। भट्ट साहब ने प्रिया वर्मा को देखा। ये जरूर मिस प्रिया हैं, सचमुच अपने नाम के मुताबिक। प्रिया वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया भट्ट साहब। मैं तो बस औसत दिखती हूँ। प्रिया वर्मा को इन यंग मास्टर्स को नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। ऋतु व्यास से सुना था कि इस भट्ट साहब के लोग सूर्यनगर के ओबरॉय खानदान से बैकअप लेते हैं, जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। भले ही प्रिया वर्मा को ये नौजवान पसंद नहीं थे, वो उन्हें नाराज नहीं करती। मिस प्रिया सचमुच बात करना जानती हैं।
अगर तुम खूबसूरत नहीं हो तो कौन कहने की हिम्मत करेगा कि वो खूबसूरत है। भट्ट साहब साफ तौर पर एक पुराना खिलाड़ी था और बहुत अच्छे से बात करता था। सब लोग, क्या तुम सहमत नहीं हो? उसके पीछे के यंग मास्टर्स सब भट्ट साहब के नेतृत्व में थे। मैंने किसी को अरेंजमेंट करने को कहा है। वहां पहुंचने पर हम शिकार शुरू कर सकते हैं। भट्ट साहब को प्रिया वर्मा में काफ़ी दिलचस्पी थी। वो शुद्ध और खूबसूरत थी, बिना किसी दुनियादारी के हाव भाव के। भट्ट साहब को हमेशा से इस तरह की खूबसूरत लड़कियों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी। भट्ट साहब, मेरा दोस्त अभी नहीं आया, क्या तुम थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो? प्रिया वर्मा ने धीमी आवाज़ में कहा। भट्ट साहब ने ये सुना तो नाखुश हो गया और ऋतु व्यास को देखा, जैसे उसे उससे कोई सफाई चाहिए हो। ऋतु व्यास को सचमुच नहीं पता था कि प्रिया वर्मा को क्या कहना है। वो ऐसा कैसे कह सकती थी? उसने समझाया, भट्ट साहब, बात यह है, प्रिया का सूर्यनगर में एक दोस्त है। जब उसे पता चला कि हम आ रहे हैं तो उसने कहा कि वो हमारे साथ आएगा। हम मना नहीं कर सके। एक दोस्त और होना अच्छा है ताकि हम सब मिलकर मज़ा कर सकें। भट्ट साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, एक और टारगेट होने से लड़की को चुनना आसान हो जाएगा। 10 मिनट बाद शौर्य एक फॉक्सवैगन में पहुंचा। पिछली रात विला में हुए मामले को डील करने की ज़रूरत नहीं थी। राकेश ओबरॉय वाकई मामले हैंडल करने में बहुत काबिल था। उसने पहले ओबरॉय खानदान के उन लोगों को साफ किया जो उसके साथ तालमेल में नहीं थे, और फिर उसी रात 2 लड़कियों को भेजा। दोनों ओबरॉय खानदान की बेटियां थीं। सोंग या न सोंग, ये एक पेचीदा सवाल था। शौर्य ने आखिरकार अनमने ढंग से इसका मजा लिया। ये ओबरॉय खानदान की गलती थी कि उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। 500 मर्सिनरीज, वो सचमुच ऐसा कर सकते थे। ताकत का इस्तेमाल, इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं थी। ओबरॉय खानदान की बेटियां, अमीर, खूबसूरत, सब बहुत एक्टिव थीं। शौर्य ने सचमुच 27 रात का मजा लिया। सुबह जागने पर उसे याद आया कि उसकी प्रिया वर्मा के साथ अपॉइंटमेंट थी। राकेश ओबरॉय ने उत्साह से एक लग्जरी कार निकाली। ये लग्जरी कारें बहुत दिखावटी थीं। शौर्य ने आखिरकार एक फॉक्सवैगन में ड्राइव किया। वो फॉक्सवैगन ड्राइव करने वाला लड़का। भट्ट साहब और बाकी लोग फॉक्सवैगन को देखकर खुश हुए। उन्हें लगा था कि वो कोई दोस्त होगा, लेकिन वो तो एक गरीब लड़का निकला। ये अच्छा था, वो उसे धमका सकते थे। ऋतु व्यास को काफ़ी निराशा हुई। उसे लगा था कि प्रिया वर्मा का दोस्त कोई हाई स्टेटस वाला होगा, लेकिन वो तो बस एक फॉक्सवैगन ड्राइवर निकला। वो चुपके से खुश थी कि उसने भट्ट साहब के दयालु न्योते को मना नहीं किया, वरना उसकी इज्जत चली जाती। प्रिया वर्मा को हैरानी नहीं हुई। जब उसने शौर्य को देखा तो वो खुशी से चमक उठी। भले ही भट्ट साहब और बाकी लोग बहुत ट्रेंडी और स्टाइलिश थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो शौर्य भाई जितने आकर्षक नहीं लग रहे थे। शौर्य भाई, इधर, प्रिया वर्मा ने हाथ हिलाया। जब शौर्य ने प्रिया वर्मा को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने अपनी छोटी बहन को देख लिया हो। तुम्हें क्या हुआ? सब लोग तुम्हारा लगभग आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं। ऋतु व्यास ने शौर्य को देखा। उसके चेहरे के अलावा कुछ भी खास नहीं था, वो थोड़ा छोटा नवाब जैसा लग रहा था। प्रिया वर्मा ने शौर्य का बचाव किया। मेघना दीदी, ये सूर्यनगर है। सुबह ट्रैफिक जाम होना नॉर्मल है। इसके अलावा हमने एक टाइम पर निकलने की बात भी तय की थी। शौर्य ने उस ओवल फेस वाली औरत को इग्नोर किया। भले ही वो मेकअप के साथ सुंदर लग रही थी, फिर भी उसमें थोड़ा दुनियादारी का हाव भाव था। और उन यंग मास्टर्स को देखकर वो भी अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। सॉरी, मैं इन दिनों बिजी था। आज मैं तुम्हें कुछ मज़े के लिए ले जाऊंगा, शौर्य ने कहा। अध्याय 378। प्रिया वर्मा बहुत कम सूर्यनगर आती थी। शौर्य स्वाभाविक रूप से प्रिया वर्मा का ध्यान रखना चाहता था ताकि वो अच्छा खाए और रात को मज़ा कर सके। अपने विचारों को छोड़ देने के बाद शौर्य को अब किसी और चीज़ की चिंता नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उसकी मन की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ी, जो उसकी उम्मीदों से परे था। पहले मन की ताकत को बढ़ाना सबसे मुश्किल था। अगर किसी की ताकत ज़्यादा हो लेकिन उसका मन उस लेवल तक न हो तो ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। शायद एक दिन वो गलत रास्ते पर चला जाए और फिर वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। भाई, हमारा एक दूसरे से मिलना एक रेयर मौका है। क्यों न आज हम शहर के बाहर पहाड़ों में शिकार करने जाएं? क्या तुम्हें ये रोमांचक नहीं लगता? विकास भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया वर्मा ने समझाया, शौर्य भाई, ये मेघना दीदी के दोस्त हैं। उन्होंने कल अपॉइंटमेंट लिया था और कहा था कि वो शिकार करने जा रहे हैं। मुझे अभी तुम्हें बताने का टाइम था। शिकार? ज़रूर, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। किसी की कार में चढ़ते वक्त विकास भट्ट ने प्रिया वर्मा को अपनी कार में बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रिया वर्मा आखिरकार फॉक्सवैगन में चली गई। विकास, तुम आमतौर पर इतने गुस्से में नहीं होते। बस एक टूटी फूटी फॉक्सवैगन, उसे एक थप्पड़ मारकर भगा दो, पिछली सीट पर बैठा नौजवान ने तिरस्कार से कहा। विकास भट्ट हंसा और बोला, उसे थप्पड़ मारकर भगाया? कितना बोरिंग। उस प्रिया वर्मा नाम की लड़की को साफ तौर पर उस लड़के पर क्रश है।
आज मैं आर्टिस्टिक बनना चाहता हूँ और शिकार में उस लड़के को हरा देना चाहता हूँ। हम पैसे और कारों की तुलना कर सकते हैं। फिर मैं बस उंगली हिलाऊंगा। अगर लड़की मेरे पास खुद नहीं आती तो वो एक कमाल की फीलिंग होगी। कार में मौजूद लोग हंस पड़े। मिस ऋतु, तुम क्या सोचती हो? ऋतु व्यास और विकास भट्ट पहले रिलेशनशिप में रह चुके थे और वो हमेशा इस ओबरॉय खानदान के साइड डिसाइपल की खुशामद करना चाहती थी। इस बार उसने प्रिया वर्मा को विकास भट्ट की खुशामद करने के लिए लाई थी। वो छोटा नवाब भट्ट साहब का कोई मुकाबला नहीं है। चिंता मत करो, मेरे रहते प्रिया वर्मा जरूर आज्ञाकारी ढंग से आ जाएगी। ऋतु व्यास ने हंसते हुए कहा। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा कुछ किया था। फॉक्सवैगन कार में शौर्य को उन लड़कों की ज्यादा परवाह नहीं थी। तुम सूर्यनगर क्यों आना चाहती थी? शौर्य मर्सिडीज बेंज का पीछा कर रहा था। प्रिया वर्मा को शौर्य के आसपास रहना बहुत अच्छा लग रहा था। मेघना दीदी मुझे यहाँ लाए। उसने कहा कि उसे यहाँ कुछ कनेक्शंस वाले लोग पता हैं। तो शौर्य को उस मेघना दीदी का इंप्रेशन अच्छा नहीं था। अगली बार जब तुम सूर्यनगर आओ तो मुझे बता सकती हो, ठीक है? शौर्य ने शांति से कहा, अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती हो तो चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, समझी? प्रिया वर्मा ने आज्ञाकारी ढंग से सिर झुका लिया। ठीक है, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, डरो मत। शौर्य ने प्रिया वर्मा का हाथ पकड़ा। शुक्रिया शौर्य भाई, मैं समझ गई। प्रिया वर्मा को दिल से शौर्य राठौर से प्यार हो गया था। ये वो आदमी था जो उसे जितना ज्यादा देखता उतना ज्यादा पसंद आता था। चूंकि तुम इस बार यहाँ हो तो अब मत जाओ। सूर्यनगर में रहना ठीक रहेगा। शौर्य ने दबंग अंदाज में कहा, मुझे एक दोस्त पता है, तुम वहां जा सकती हो। ये दोस्त स्वाभाविक रूप से सिद्धार्थ पिल्लई था। सिद्धार्थ पिल्लई एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाता है। सूर्यनगर का उपनगर एक शिकार बेस, ये वो जगह थी जहां फार्म हाउस शिकार के लिए लोग इकट्ठा होते थे। सूर्यनगर में इसका काफी बड़ा मार्केट था। खुद से बनाई हुई चीज खाने का फील बहुत अलग होता है और इस बीच कुछ होने की संभावना भी नहीं थी। भट्ट साहब, मल्होत्रा साहब। बेस पर पहुंचते ही एक मिडिल एज्ड आदमी जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था, स्वागत करने आया। विकास भट्ट ने पीछे की फॉक्सवैगन पर नजर डाली। उसने शुरू में जानबूझकर इसे छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला एक अच्छा ड्राइवर है और उसका पीछा करता रहा तो वो बेकार में खुश हुआ। चलो इक्विपमेंट बदलते हैं और पहाड़ पर चलते हैं। विकास भट्ट इस जगह से बहुत वाकिफ था, जैसे ये उसका अपना घर हो, और वो चलते हुए इसे इंट्रोड्यूस करता गया। शिकार बेस बहुत बड़ा था। पहाड़ी चोटियां हरे भरे पेड़ों से ढकी थीं और ये सचमुच शिकार का फील दे रही थीं। यहाँ शिकार राइफल्स, क्रॉसबोज, कंपाउंड बोस वगैरह हैं। विकास भट्ट ने सबको एक कमरे में ले गया। कमरा बहुत बड़ा था और इसमें ढेर सारे शिकार टूल्स थे। वहाँ कुछ लोग ऑपरेशंस गाइड करने के लिए भी थे। प्रिया वर्मा साफ तौर पर बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार ऐसी जगह आई थी, चारों तरफ देख रही थी। छोटा शौर्य, तुम पहली बार आए हो ना? मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम शॉटगन यूज करो। न्यूकमल्स को आमतौर पर ये चीज़ पसंद होती है। विकास भट्ट ने दिखावा किया। ऋतु व्यास ने बगल से सहमति जताई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी नखरीली आवाज़ लगातार गूंज रही थी, भट्ट साहब तुम बहुत कमाल हो। बिगिनर्स शॉटगन यूज़ करते हैं जबकि मेरे जैसे लोग कंपाउंड बोस यूज़ कर सकते हैं ताकि उन्हें उपलब्धि का एहसास हो। विकास भट्ट ने एक कंपाउंड बो उठाया, कुछ बार खींचकर ट्राई किया, बहुत संतुष्ट था और शौर्य को गर्व से देखा। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है जो अनजान बनने का दिखावा करे। शॉटगन, कंपाउंड बो, वो वाकई इंटरेस्टिंग था। प्रिया वर्मा भी बेवकूफ़ नहीं थी। वो देख सकती थी कि ये भट्ट साहब शौर्य भाई को टारगेट कर रहा है। अगर वो रेगुलर विजिटर नहीं होता तो कौन आसानी से कंपाउंड बो में महारत हासिल कर सकता था। ये शॉटगन यूज़ करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। कंपाउंड बो के लिए तेज़ आंखें और तेज़ हाथ चाहिए, दोनों ज़रूरी हैं। वरना अगर शिकार भागने के बाद तुम एक्शन लो तो उसे पकड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। शौर्य भाई, चलो थोड़ा घूमते हैं। प्रिया वर्मा ने शौर्य को खींचा। पहाड़ों में शिकार करना बहुत खतरनाक है। मैंने अभी देखा कि वहाँ लिखा है कि पहाड़ पर बड़े जंगली सुअर हैं जिनका वजन 500-600 पाउंड है। अगर हमारा सामना हो गया तो बुरा होगा। विकास भट्ट ने तिरस्कार से कहा, मिस प्रिया, इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जंगली सुअर से मिलना आसान नहीं है। अगर हमारा सचमुच सामना हो गया तो हम वाकई लकी होंगे। ये यहाँ का फर्स्ट प्राइज़ है। जो कोई भी जंगली सुअर को मार गिराएगा उसे 2 लाख का इनाम मिलेगा। प्रिया वर्मा बहुत हैरान थी। 2 लाख भारतीय रुपये, ये बहुत एक बड़ा जंगली सुअर। वो कोई आम जंगली सुअर नहीं है, वो जंगली सुअर राजा है। पिछली बार सुना था कि उसका वजन 680 किलोग्राम से ज़्यादा था और अब शायद 700 किलोग्राम से ज़्यादा है। यहाँ आने वाला हर शख्स जंगली सुअर राजा के लिए आता है। विकास भट्ट ने कहा, छोटा शौर्य, ये मर्दों का गेम है, ये मत कहना कि तुम डर गए।
विकास भट्ट अभी भी शौर्य पर वार करने की उम्मीद कर रहा था ताकि अपनी ताकत दिखा सके। हालांकि जंगली सुअर राजा से मिलने का चांस बहुत रेयर है। हम सबसे ज़्यादा छोटे जानवरों जैसे तीतरों से मिलते हैं। मुझे शिकार में काफ़ी दिलचस्पी है। अगर मैं सचमुच एक बड़े जंगली सुअर से मिलता हूं तो बस उसे शूट कर दूंगा। 2 लाख का इनाम बहुत अच्छा है, शौर्य ने बेपरवाह ढंग से कहा। विकास भट्ट ने दिल में ठंडी हंसी हंसी। अगर जंगली सुअर राजा को हराना इतना आसान होता तो 2 लाख का इनाम कब का जीता जा चुका होता और अब तक इंतजार नहीं करना पड़ता। छोटा शौर्य, क्या तुम सचमुच कंपाउंड बो चाहते हो? विकास भट्ट और बाकी लोग हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे ये पसंद है। शौर्य ने एक हंटर आउटफिट पहना, कंधे पर कंपाउंड बो लटकाया। मैंने बचपन में इसे कुछ बार खेला था। हा हा हा, अब तुम मर्द जैसे लग रहे हो। इक्विपमेंट बदलने के बाद ग्रुप ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। इसे पहाड़ कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये कई 100 मीटर ऊंची चोटी थी। ऐसी दर्जनों चोटियां थीं जो शिकार के लिए खतरनाक नहीं थीं। पहाड़ पर जाने के बाद हम जंगल में चले। देखो, वहाँ एक तीतर है। विकास भट्ट ने एक तीर चलाया जो कई दर्जन मीटर की दूरी पर तीतर को सही निशाने पर लगा। उसके पीछे के लोग तुरंत शिकार लेने गए और तारीफों का एक राउंड शुरू किया। छोटा शौर्य, कंपाउंड बो को मेरे जैसे यूज करना चाहिए। मैंने इसे सिर्फ 5 साल तक सीखा है। अध्याय 379। पहाड़ पर विकास भट्ट में वाकई कुछ काबिलियत थी। ग्रुप में वो ही था जिसने सबसे ज्यादा चीजें पकड़ी, जैसे तीतर और खरगोश, जो कुछ भी तुम सोच सकते हो। बाकी नौजवान साफ तौर पर बहुत पीछे थे। उनकी निशानेबाजी अच्छी नहीं थी और 3 में से 2 शॉट्स टारगेट से बहुत दूर चूक जाते थे। शौर्य को फिर से देखो, उसके हाथ खाली थे। पहाड़ पर जाने के बाद शौर्य ने सचमुच कभी बंदूक नहीं चलाई तो स्वाभाविक रूप से कोई शिकार नहीं था। ऊंच नीच साफ तौर पर अलग थी। दरअसल शौर्य के लिए ये छोटी सी चीज ने सचमुच कोई दिलचस्पी नहीं जगाई। उसने बस अपनी आत्मचेतना रिलीज की और चेक किया और उसे वाकई कुछ इंटरेस्टिंग मिला। पास में खाना ढूंढ रहा एक 700 पाउंड का जंगली सुअर राजा था। टाइम के हिसाब से वो जल्द ही यहाँ आने वाला था। वो वाकई इंटरेस्टिंग था। शौर्य के मुंह के कोने अनायास मुड़ गए। भट्ट साहब अभी भी सबसे बेस्ट हैं। हमने 1 दर्जन से ज्यादा चीजें पकड़ ली तो हम कह सकते हैं कि हम भरे हुए लौट रहे हैं। यहाँ तक कि अगर जंगली सुअर राजा आ जाए, वो भट्ट साहब का मुकाबला नहीं कर पाएगा। विकास भट्ट की तारीफों में डूब गया। वो आज अच्छे फॉर्म में था। उसने जो भी तीर चलाया वो निशाने पर लगा और उसे शायद ही कभी दूसरा तीर चलाना पड़ा। ऐसे नतीजे सामान्य हालात में रेयर थे। पूरे रास्ते विकास भट्ट सुर्खियों में रहा। बस एक चीज जो उसे नाखुश कर रही थी वो ये थी कि वो शौर्य नाम का लड़का हमेशा बेपरवाह दिख रहा था। नाखुश, बहुत नाखुश। विकास भट्ट को लगा कि वो बस दिखावा कर रहा है और जल्द ही टिक नहीं पाएगा। भट्ट साहब, वहाँ कुछ हलचल है, लगता है कोई बड़ा जानवर है। इस वक्त एक नौजवान ने दूर की एक झाड़ी की तरफ इशारा किया जहाँ कुछ हलचल थी। विकास भट्ट ने उस जगह की हलचल देखी। हम लकी हैं, वहाँ शायद एक कस्तूरी मृग है। ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। दोपहर में हमें ट्रीट मिलेगा। विकास भट्ट ने अपनी आवाज़ धीमी की और अपना कंपाउंड बो उठाया। इस तरह का छोटा प्राणी सबसे डरपोक होता है। वो शायद झाड़ियों में छिपा है। अगर मैं अभी तीर चलाऊं तो ज़रूर कस्तूरी मृग को मारूंगा। बोलते हुए उसने निशाना साधा और एक हुश के साथ एक तीर झाड़ियों में जा घुसा। झाड़ियां रुक गईं। मैंने ज़रूर मार लिया, हा हा हा। विकास भट्ट ने गर्व से कहा, चलो देखते हैं ये कस्तूरी मृग कितना बड़ा है। शौर्य ने प्रिया वर्मा को रोका और कहा, मेरे पास चुपचाप खड़ी रहो और भागो मत, ठीक है? भागूं नहीं। प्रिया वर्मा कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। खड़खड़। अचानक भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। एक विशाल फिगर टैंक की तरह झाड़ियों से बाहर निकला, सामने की झाड़ियों को सीधे कुचलते हुए। उसके आसपास लगातार खटखट की आवाज़ें थीं और उसके नुकीले दांत बहुत शानदार और दबंग दिख रहे थे। बुरा हुआ, जंगली सुअर राजा। कमबख्त, हमारा सामना कैसे हो गया? जंगली सुअर राजा को मारो। कई यंग मास्टर्स घबरा गए। गुस्से में जंगली सुअर राजा कितना डरावना होता है। विकास भट्ट का तीर जंगली सुअर राजा की पीठ पर लगा, जिससे दर्द हुआ और जंगली सुअर राजा सबकी तरफ दौड़ा। घबराहट में उनका निशाना चूक गया और वो जंगली सुअर राजा को बिल्कुल नहीं मार पाए। बल्कि इससे जंगली सुअर राजा का गुस्सा और भड़क गया। उसकी लाल आंखें सबको डरा रही थीं। भट्ट साहब, जल्दी जंगली सुअर राजा को गोली मारो, जल्दी करो। सब लोग विकास भट्ट की तरफ देख रहे थे। विकास भट्ट, जो पहले इतना खुश था, का चेहरा पीला पड़ गया। उसका तीर वाकई जंगली सुअर राजा को लगा था। ये क्या मजाक है? वो 20 साल से ज्यादा वक्त से यहाँ आ रहा था और कभी इसका सामना नहीं हुआ था। हुश हुश। विकास भट्ट की साइकोलॉजिकल क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। उसने लगातार 3 तीर चलाए, लेकिन बदकिस्मती से सब चूक गए।
जब उसने फिर से शूट करने की कोशिश की तो उसके पास धनुष खींचने की ताकत नहीं बची थी। खत्म खत्म, सब लोग भागो। विकास भट्ट ने इतना परवाह नहीं की, उसने अपना कंपाउंड बो फेंक दिया और भाग गया। गुस्से में जंगली सुअर राजा की भयानक ताकत को कोई भी इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता था। अगर उसका एक भी हिट लग जाता तो वो वाकई खत्म हो जाता। इस पल विकास भट्ट ने सबको छोड़ दिया और भाग गया। अगर अब नहीं भागे तो अगर जंगली सुअर राजा हमें टारगेट करता है तो हम मर जाएंगे। बिखरो। दूसरे जनरेशन के यंग मास्टर मुड़े और भागे। भले ही वो इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ पैर कमजोर हो गए थे, लेकिन जान पर बनाए तो भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वो भागे तो ऋतुव्यास को नहीं पता था कि क्या करे और वो जमीन पर ढह गई। जंगली सुअर राजा को कुछ सूंघने की गंध मिली और वो ऋतुव्यास की तरफ आया। नहीं, ऋतुव्यास का चेहरा निराशा से भरा था। वो शिकार करने पहाड़ पर गई थी, लेकिन किसने सोचा था कि जंगली सुअर राजा से सामना हो जाएगा। 700 किलोग्राम वजन का जंगली सुअर राजा लोगों को निराशा और डर में डाल सकता है। मेघना दीदी। प्रिया वर्मा इतनी डर गई कि उसने शौर्य को गले लगाया और अब और देखने की हिम्मत नहीं थी। आंसू गिर रहे थे। जंगली सुअर राजा मेघना दीदी से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था और इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सेकंड लगते। शौर्य को लगा था कि इन यंग मास्टर्स में कुछ हिम्मत होगी, लेकिन अब यह इतना निराशाजनक लग रहा था। वो सब कायरों का झुंड थे। शौर्य ने कंपाउंड बो पकड़ा, एक तीर निकाला और जंगली सुअर राजा पर निशाना साधा। भाग रहा विकास भट्ट शौर्य का एक्शन देखकर ठंडी हंसी हंसा। बेवकूफ, वो जंगली सुअर राजा है। शॉटगन हाथ में होने पर भी तुम जंगली सुअर राजा को नहीं मार सकते। भले ही वो जंगली सुअर राजा न हो, सिर्फ एक आम जंगली सुअर को भी मारना इतना आसान नहीं है। विकास भट्ट उम्मीद कर रहा था कि शौर्य जंगली सुअर राजा का ध्यान खींच ले। जब तक वो थोड़ा और दूर भाग लेता, उसे जंगली सुअर राजा के पीछे आने की चिंता नहीं होती। वहां एक सेफ हाउस था जो खास तौर पर ऐसे हादसों के लिए बनाया गया था। हुश। शौर्य ने कंपाउंड बो छोड़ा। पहला तीर ड्रिल की तरह जंगली सुअर राजा के सिर में जा घुसा। वो स्किन, जो आमतौर पर नहीं टूटती थी, शौर्य के सामने टोफू की तरह नरम हो गई। एक चीख। जंगली सुअर राजा की दौड़ने की गति रुक गई और उसका विशाल शरीर मौके पर ही जमीन पर गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई पहाड़ भूकंप से हिल गया हो और धूल चारों तरफ उड़ रही थी। सीन बहुत हैरान करने वाला था। 700 पाउंड का जंगली सुअर राजा गिर गया। शौर्य का तीर कोई आम तीर नहीं था, इसमें भयानक ताकत थी। जंगली सुअर राजा के सिर के बीच में लगा एक तीर ऐसा नहीं है जो हर कोई झेल सकता हो। चाहे जंगली सुअर राजा की जिंदगी कितनी भी मजबूत हो, नतीजा एक ही होगा और वो इसे बिल्कुल नहीं झेल सकता। ठीक है, अब सब ठीक है। शौर्य ने प्रिया वर्मा को थपथपाया और कहा, हम लकी हैं। अरे ठीक है। प्रिया वर्मा ने अपनी आंखें खोली और सावधानी से आगे देखा। अभी अभी इतना दबंग दिख रहा जंगली सुअर राजा अब जमीन पर लेटा था, कमजोरी से हिल रहा था। वो था जंगली सुअर राजा और उसे ऐसे मार दिया गया। शौर्य भाई, क्या तुमने उसे मारा? प्रिया वर्मा सचमुच डर गई थी। जंगली सुअर राजा के 2 दांत चाकुओं की तरह नुकीले थे। उन्हें देखने वाला कोई भी डर जाता। लेकिन अब जंगली सुअर राजा जमीन पर लेटा था। मैं बहुत ताकतवर हूँ। इसने लोगों को डराने के लिए बाहर निकलने की हिम्मत कैसे की? हमारी बेबी डर गई। शौर्य मुस्कुराया, तो मैंने उसे मार डाला। प्रिया वर्मा की आंखें प्रशंसा के सितारों से भरी थीं। जंगली सुअर राजा को एक तीर से मार गिराया। कितना ताकतवर मूव! उन यंग मास्टर्स की तुलना में ये कई गुना ज्यादा ताकतवर था। तुम बहुत कमाल हो। प्रिया वर्मा शौर्य की छाती पर लेट गई, खुशी महसूस करते हुए। अध्याय 380। जब तक शौर्य प्रिया वर्मा को पहाड़ से नीचे लाया, बेस के सिक्योरिटी पर्सनल दौड़कर आए और शौर्य, प्रिया वर्मा और बाकी 3 लोगों को देखकर हैरान रह गए। ये सिचुएशन सही नहीं थी। क्या नहीं कहा गया था कि जंगली सुअर राजा आ रहा है? ऐसे हालात में वो कैसे बच गए? ये कैसे मुमकिन था? 700 किलोग्राम वजन का जंगली सुअर राजा एक लैंड टैंक की तरह होता है। शॉटगन हाथ में होने पर भी तुम उसे नहीं मार सकते। इसके अलावा एक बार जंगली सुअर राजा जख्मी हो जाता है तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाता है। सुना कि शौर्य ने कहा कि जंगली सुअर राजा को गोली मार दी गई। सब लोग हैरान रह गए। शौर्य के शब्दों पर उन्हें पूरा शक था। तुम जंगली सुअर राजा को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि तुम चाहते हो। कई लोग यहाँ आए लेकिन सब खाली हाथ लौट गए। जंगली सुअर राजा मर गया। अरे मेरे भगवान, इस लड़के ने एक तीर से उसे मार डाला। वो लड़का कितना ताकतवर है। जब सब लोग हादसे की जगह पर पहुंचे तो उन्होंने जंगली सुअर राजा को जमीन पर लेटा देखा, बिना जान के। वो तीर बहुत चमकदार हो गया। बेस के अंदर विकास भट्ट और बाकी लोग बहुत बुरे हाल में थे। वो सब डर गए थे। उनके कपड़े इधर उधर फट गए थे और वो भयानक लग रहे थे। शुरुआती हाई स्पिरिट्स गायब हो चुके थे। अगर गौर से देखो तो उनके पैर अभी भी कांप रहे थे।
जंगली सुअर राजा, कितना डरावना अस्तित्व। अभी भी डर लग रहा था। लंबे वक्त तक वो शिकार करने पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वो अपनी जान लगभग गंवा चुके थे। शिकार करने का क्या मतलब? उस छोटे नवाब ने जंगली सुअर राजा को मारा। ये झूठ है। क्या उसके पास वो काबिलियत है? जरूर झूठ है। वो जंगली सुअर राजा है, मोटी स्किन और मांस वाला। शिकार राइफल भी उसे नहीं मार सकती। उस छोटे नवाब का क्या? अब कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन जब जंगली सुअर राजा को नीचे लाया गया, सब लोग निरुत्तर हो गए। उन्होंने पहले जिद की थी कि छोटा नवाब कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगले ही पल उन्हें तमाचा पड़ गया। वो फीलिंग वाकई अच्छी नहीं थी। विकास भट्ट भी इसे देखकर डर गया। वो लड़का, जिसे मैं छोटा नवाब समझता था, इतना ताकतवर निकला। वो जंगली सुअर राजा को मनमाने ढंग से मार सकता था। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मैं उस छोटे नवाब को भड़का देता और वो मुझे मारता। विकास भट्ट को गिल्ट और डर महसूस हुआ, तो वो बिना कुछ कहे अपने लोगों के साथ भाग गया। ये शर्मिंदगी थी। वो ऐसा इंसान नहीं भड़का सकता था। बेस में मौजूद हर कोई देखने आया। सब लोग फोटोज ले रहे थे और शौर्य राठौर के लिए, जिसने जंगली सुअर राजा को मार गिराया, उनकी प्रशंसा से भरे थे। जंगली सुअर राजा को तैयार कर लिया गया है। दोपहर में हम सब जंगली सुअर का मांस खाएंगे। शौर्य बहुत उदार था और उसने जंगली सुअर राजा को शेयर करने के लिए निकाला, जिससे चीज़ की आवाज़ें आईं। आखिरकार 700 किलोग्राम वजन का जंगली सुअर राजा ऐसा नहीं था जिसे तुम सिर्फ पैसे होने से खा सकते थे। बेस के शेफ बहुत अच्छे थे। जंगली सुअर राजा के मांस से एक फुल मीट फीस्ट बनाया गया, जिसमें ब्रेस्ड जंगली सुअर मांस, हरी मिर्च के साथ स्टिर फ्राइड जंगली सुअर मांस वगैरह शामिल थे। टेबल हर चीज़ से भरी थी, जो भूख बढ़ा रही थी। शौर्य की भूख अच्छी थी और उसने बहुत खाया। प्रिया वर्मा भी वैसी ही थी, कह रही थी कि ये स्वादिष्ट और संतुष्ट करने वाला था। आखिरकार जंगली सुअर का मांस स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित था, तो इसका स्वाद खराब कैसे हो सकता था? शौर्य जी, ये 2 लाख कैश हैं, कृपया स्वीकार करें। डिनर के बाद बेस का बॉस 2 लाख कैश के साथ आया और शौर्य को विनम्रता से सौंपा। मजाक कर रहे हो? जंगली सुअर राजा को भी मार सकता है। अगर मैं ताकतवर नहीं हूं तो और कौन हो सकता है? जंगली सुअर राजा को मारने के लिए शुक्रिया, वरना मुझे नहीं पता कि ये कब तक परेशानी करता रहता। बेस के मालिक ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। प्रिया वर्मा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुमने जंगली सुअर राजा को वहां नहीं डाला? बेस के मालिक ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, हमने ही जंगली सुअर राजा को वहां डाला था। मुझे नहीं पता कि ये जंगली सुअर राजा कहाँ से आया, लेकिन ये इस एरिया में अक्सर दिखाई देता है। मेरे तीतर, खरगोश और कस्तूरी मृग सब जंगली सुअर राजा ने खा लिए। इसलिए मैंने 2 लाख का इनाम ऑफर किया। अगर हमें इसका ट्रैक मिल जाए तो जंगली सुअर राजा को मारना आसान है, तो फिर उसे मारा क्यों नहीं गया? शौर्य ने पूछा। मैं भी इस बात से कंफ्यूज हूँ। पिछली बार हमने एक ट्रैप सेट किया था। जंगली सुअर राजा बुरी तरह जख्मी हो गया था और लगभग मर गया था, लेकिन वो भाग गया। कुछ दिन बाद वो जिंदा और ठीक होकर वापस आ गया। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। बेस के मालिक ने शिकायत की। शुक्र है शौर्य जी ने अपनी ताकत दिखाई और जंगली सुअर राजा को मार डाला। अब मेरी जगह फिर से शांत हो सकती है। शौर्य ने सोच में डूबे हुए सुना। अगले कुछ दिन तुम यहीं रह सकती हो। शौर्य प्रिया वर्मा को निर्वाण एस्टेट वापस लाया। प्रिया वर्मा ने अपनी आंखें फाड़ दीं। तुम इतने अमीर हो, इतने बड़े जगह में अकेले रहते हो। प्रिया वर्मा जानती थी कि सूर्यनगर में हर इंच ज़मीन की कीमत बहुत होती है। इतना बड़ा एरिया ज़रूर 10,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा, जो कोई आम अमीर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक अमीरज़ादा हूँ, तुम खुश हो? शौर्य ने उसे प्रिंसेस की तरह गोद में उठाकर कमरे में ले गया, बिना पर्दे खींचे। शौर्य भाई, अभी दिन का वक्त है, डरने की क्या बात है? मेरी जगह सेफ है। शौर्य ने उसे दबाया और जंग शुरू कर दी। बड़ी जंग के बाद उसे रिफ्रेशिंग फील हुआ। रात को फिर से मज़ा करना तय था, अनगिनत नए मूव्स अनलॉक करते हुए। तुम लाइव स्ट्रीमिंग करती हो? शौर्य प्रिया वर्मा को पकड़े हुए था और पाया कि प्रिया वर्मा के मोबाइल फ़ोन में सुरसागर लाइव ऐप इंस्टॉल थी। हाँ, मैं तुम जितना अमीरज़ादा नहीं हूँ। मैं बस लाइव ब्रॉडकास्ट करती हूँ, गाने गाती हूँ और जब कुछ नहीं होता तो डांस करती हूँ। प्रिया वर्मा संतुष्ट होकर शौर्य की बाहों में लेटी थी। शौर्य के फ़ोन में बस कुछ सिंपल ऐप्स इंस्टॉल थीं, जैसे वीचैट पर चैटिंग। तुम सुरसागर लाइव नहीं खेलते? कई अमीर लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। प्रिया वर्मा ने शौर्य का फ़ोन छीना और देखकर बहुत हैरान हुई कि फ़ोन खाली था। शौर्य को मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। पता नहीं ये ताव प्रैक्टिस करने की वजह से था या किसी और कारण से। मेरे लिए एक डाउनलोड कर दो और मैं खाली वक्त में तुम्हें देखने आऊँगा। प्रिया वर्मा ने शौर्य के लिए एक सुरसागर लाइव डाउनलोड किया और शौर्य ने इसे एक बहुत दबंग नाम दिया, सम्राट शौर्य। सुरसागर लाइव पर प्रिया वर्मा का नाम फूल खाती मछली था, बहुत काव्यात्मक नाम। जब तक प्रिया वर्मा सो गई,
शौर्य ने अपनी उड़ान तलवार बुलाई और निर्वाण स्टेट छोड़ दिया। शौर्य को दिन में जंगली सुअर राजा के साथ हुए हादसे में काफ़ी दिलचस्पी थी। भले ही ये जंगली सुअर राजा आम था, लेकिन इसके शरीर में स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण था। बॉस के शब्दों के साथ मिलाकर उसने तेजी से सेंस किया कि वहां के पहाड़ों में शायद कुछ अच्छी चीज़ हो। एक कल्टीवेटर की इंट्यूशन पर शक मत करो, ये बेसिकली गलत नहीं हो सकती। आधे घंटे बाद शौर्य बेस के ऊपर पहुंच गया। तलवार के साथ उड़ने की मदद से उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई थी। अगर वो पूरी ताकत लगाता तो वो 1 घंटे में 10,000 किलोमीटर उड़ सकता था। देखते हैं यहाँ क्या अच्छी चीज़ है। आत्मचेतना ने सर्च शुरू किया। यहाँ आत्मचेतना से सर्च करने के बाद उसे जल्द ही एक खोज मिली। आगे के पहाड़ों में एक ऐसी जगह थी जहाँ साफ तौर पर एक खास फ्लक्चुएशन था। ये आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक बहुत अजीब फ्लक्चुएशन था। जैसे ही हम इस एरिया के ऊपर पहुंचे, एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हुए। ये एनर्जी फ्लक्चुएशन जानबूझकर एक निश्चित रेंज में कंट्रोल किया गया था और योद्धा के अलावा किसी को भी शायद सुनाई नहीं देता था। अर्नव मल्होत्रा, ये चीज़ हमने पहले खोजी थी। क्या तुम हमारे चौहान परिवार इंद्रप्रस्थ का दुश्मन बनना चाहते हो? अध्याय 381। पहाड़ों में जंगल की छोटी सी दुनिया। एक घने जंगल में 2 गुट आमने सामने थे, हर तरफ लगभग 10-10 लोग। दोनों के लीडर महागुरु थे और बाकी काला शक्ति स्तर के योद्धा। कुल मिलाकर 30 के करीब लोग वहां जमा थे। मज़ेदार बात है, मैं सूर्यनगर का राजा और मुझे नहीं पता था कि सूर्यनगर में और भी ताकतवर महागुरु हैं। अर्नव मल्होत्रा ने तंज कसा। पास ही एक गुफा थी जिसे पत्थरों और लताओं ने छिपा रखा था। अगर तुम जरा भी लापरवाह हो तो शायद उस गुफा का पता ही न चले। चौहान परिवार क्या चीज़ है? हम मल्होत्रा परिवार उस गुफा का सारा खजाना ले लेंगे। अर्नव ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना आज रात मैं तुम सबको ठोक दूंगा। इस जंगल में वैसे भी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। गुफा में मौजूद खजाने के लिए चौहान परिवार से दुश्मनी मोल लेने में क्या हर्ज? अर्नव को कोई डर नहीं था। विक्रम चौहान, चौहान परिवार के महागुरु, गुस्से से तिलमिला उठे। उन्हें खून की उल्टी सी महसूस हुई। उनका परिवार इंद्रप्रस्थ के 5 बड़े खानदानों में से एक था और किसी ने पहले कभी उनकी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। वो खजाना हमने पहले ढूंढा था। अगर तुम्हें चाहिए तो पहले मुझसे भिड़ो। विक्रम ने गरजते हुए कहा, हम दोनों महागुरु हैं। अभी पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन अगर ज्यादा देर तक लड़े और सूर्यनगर या सूर्यनगर के राजा को खबर लग गई तो हम दोनों का हाल बुरा होगा। सूर्यनगर का राजा? अर्नव के चेहरे पर तिरस्कार भरी हंसी उभरी। हाँ, तो क्या हुआ अगर वो अभी गया? मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग उस नौसिखिए से क्यों डरते हैं। तुम जैसे लोग ही ऐसे जवान लड़के से डरते हो। सचमुच, उम्र बढ़ने के साथ तुम लोग उल्टे कमजोर पड़ते जा रहे हो। शौर्य राठौर ने भूसंचालन विद्या का इस्तेमाल किया और गुप्त रूप से गुफा में दाखिल हो गया। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। वहां हल्की सी सड़ांध की बदबू थी और चारों तरफ छोटे बड़े जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। क्या अजीब सी ऊर्जा है, ये तो धरती आकाश की प्राण शक्ति नहीं है, शौर्य ने सोचा। वो तेजी से आगे बढ़ा। तंग गुफा का रास्ता अचानक चौड़ा हो गया। पहाड़ के बीच में एक विशाल खोखली जगह थी जो ऊपर से खुली थी। वहां एक तालाब था जिसमें 7-8 मीटर ऊंचा एक पेड़ उगा था, जिसकी टहनियां और पत्तियां हरी भरी थीं। पूरा पेड़ तारों की तरह चमक रहा था। पत्तियां, टहनियां और तना नीले तारों की रोशनी से जगमगा रहे थे, जैसे पूरा गुफा किसी तारों भरे ब्रह्मांड में बदल गया हो। शौर्य इस नज़ारे में इतना खो गया कि उसे होश ही नहीं रहा। जल्दी ही उसने खुद को संभाला। सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा खजाना मिलेगा। शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये था नक्षत्र अमृत वृक्ष। कल्टीवेशन की दुनिया में इसे नक्षत्र अमृत वृक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि ये पेड़ ब्रह्मांड के किसी कोने से आया है। धरती पर पड़ते ही ये जड़ें जमा लेता है और कुछ ही समय में नक्षत्र अमृत फल देता है। इस फल का सबसे बड़ा फायदा, ये तुम्हारी देह को सुपरह्यूमन बना सकता है। कल्टीवेशन की दुनिया में इसकी कीमत अनमोल है, खासकर उन लोगों के लिए जो देह सिद्धि की साधना करते हैं। एक फल तुम्हारी सीमाओं को तोड़ सकता है। शौर्य ने पहले भी एक फल खाया था जिससे उसकी शारीरिक ताकत आसमान छू गई थी। उस बार उसने भीड़ से वो फल छीना था और लगभग मरते मरते बचा था। वो यादें आज भी ताज़ा थीं। लेकिन इस बार ये खजाना इतनी आसानी से मिल गया। यहाँ जंगली सुअर का राजा अपनी चोटें ठीक कर रहा होगा। नक्षत्र अमृत वृक्ष तारों की शक्ति सोखता है, जिससे आसपास की चोटें तेजी से ठीक होती हैं। एक नक्षत्र अमृत फल और मेरी विजयी द्वादश शरीर साधना चौथे या 5वें स्तर तक, शायद उससे भी ऊपर, पहुंच सकती है। शौर्य ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा मौका मिलेगा। अरे, ये क्या है? शौर्य की नज़र अचानक पेड़ के तने पर पड़ी। ये तो एक अंगूठी लगती है। तने में एक अंगूठी धंसी थी जिसका रंग पेड़ से मिलता जुलता था। शौर्य ने लगभग गलती कर दी थी।
कल्टीवेशन की दुनिया में हमेशा कहा जाता था कि नक्षत्र अमृत वृक्ष ब्रह्मांड के बाहर से आया है। अब लगता है ये सच है। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी, शायद मैं कोई बड़ा राज खोलने वाला हूँ। नक्षत्र अमृत फल अभी पके नहीं थे। समय का हिसाब लगाओ तो 3-4 दिन में वो तैयार हो जाएंगे। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया, वरना यहाँ अजीबोगरीब नज़ारे दिखते और योद्धा टूट पड़ते। शौर्य को योद्धाओं से डर नहीं था, चाहे महागुरु ही क्यों ना आए। लेकिन ऐसा करने से हंगामा मच जाता और सबको पता चल जाता कि उसने खजाना हथिया लिया। फिर अनंत परेशानियां, शायद देश से भी दिक्कतें। बाहर विक्रम चौहान और अर्नब मल्होत्रा फिर भिड़ गए। पता नहीं कितनी बार वो लड़ चुके थे। दोनों मिड लेवल महागुरु थे और बराबर की टक्कर में कोई हावी नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुफा के खजाने को छोड़ने को कोई तैयार नहीं था। हालांकि आसपास का जंगल उनकी लड़ाई से तहस नहस हो चुका था। काला शक्ति स्तर के योद्धा भी जमकर भिड़ रहे थे। दोनों गुट एक दूसरे को घूंसे लाते मार रहे थे। रुको, वहां कोई है। विक्रम और अर्नब अचानक पीछे हटे और गुफा की तरफ देखने लगे। पता नहीं कब वहां एक शख्स प्रकट हुआ जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। ये शख्स कब आया? तुम लोग काफी मूड में लग रहे हो। आधी रात को यहाँ जंगल में क्यों भिड़ रहे हो? पता है ये जगह किसकी है? शौर्य ने आलसी अंदाज में कहा। विक्रम और अर्नब दोनों महागुरु, कोई उनके साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? योद्धाओं की लड़ाई अब ग्रुप फाइट में बदल गई। छोकरे, तू बड़ा घमंडी है। अर्नब के एक काला शक्ति योद्धा ने शौर्य पर हमला किया। उसने गरुड़ ग्रसना का इस्तेमाल किया, जिससे लोहे की प्लेट पर भी निशान पड़ जाएं। शौर्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जैसे ही वो शौर्य को पकड़ने वाला था, शौर्य ने उसका कंधा पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। वो काला शक्ति योद्धा हवा में उड़ा और जमीन पर गिरते ही मर गया। एक झपट्टा, एक उछाल और काला शक्ति योद्धा मर गया। कितनी बेकार मौत। सच कहूं, मुझे किसी को मारना पसंद नहीं। कितनी अच्छी चीज थी। शौर्य ने सिर हिलाया। अगर मरना नहीं चाहते तो अभी यहाँ से निकल जाओ। घर जाकर किसी हसीना को बाहों में लेके सोने में कितना मजा है। योद्धा एक दूसरे को देखने लगे। ये अचानक कहाँ से आया महागुरु? विक्रम और अर्नब की आंखें सिकुड़ गईं। एक योद्धा को मारना आसान है, लेकिन इतनी आसानी से जैसे ये शख्स कर रहा था, वो आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें उनसे तेज और ताकतवर होना पड़ता है। तू है कौन? अर्नब का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम भी अब शांत नहीं था। एक काला शक्ति योद्धा को यूं ही मार देना, इस शख्स के पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड जरूर है। शायद कोई बड़ा नाम। इसे गंभीरता से लेना होगा। मैं कौन हूं, इससे क्या फर्क पड़ता? लेकिन ये जमीन मेरी है। तुम लोग अभी यहाँ से जा सकते हो। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। एक महागुरु जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट हो गया। विक्रम और अर्नब दोनों अनिश्चित थे, लेकिन गुफा के खजाने को यूं ही छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। अगर ये मौका नहीं मिला होता तो वो अब तक खजाना ले चुके होते। अध्याय 382। विक्रम चौहान सूर्यनगर के नहीं थे। ऐसे समय में एक जवान लड़के का प्रकट होना, जिसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था, उन्हें हैरान कर रहा था। वो दिमाग में सूर्यनगर के सारे महागुरुओं को याद करने लगे। अर्नब ने इतनी मुश्किल से ये जगह ढूंढी थी, वो इसे यूं ही कैसे छोड़ देता, खासकर इस जंगल में। छोकरे, तू अपने आप को सूर्यनगर का राजा समझता है। हमें भगाएगा? पहले तुझे स्वर्ग भेजता हूँ। अर्नब ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। जाओ, इसे मार डालो। दर्जन भर काला शक्ति योद्धा शौर्य की तरफ दौड़े। इतने सारे काला शक्ति योद्धाओं के सामने जब तक कोई परमगुरु न आए, कोई नहीं बच सकता। विक्रम के खास आदमी ने पूछा, हमें कुछ करना चाहिए? नहीं, रुको और देखो क्या होता है। विक्रम को अंदर ही अंदर खतरे का एहसास हो रहा था। ये जवान लड़का जरूर कोई बड़ा नाम है। एक महागुरु होने के बावजूद उसने इसकी आहट नहीं सुनी। अर्नब का आगे बढ़ना अब सबसे अच्छा था। अगर ये लड़का सचमुच ताकतवर निकला तो विक्रम के पास माफी मांगने का मौका होगा। और अगर लड़का मर गया तो उसकी अपनी गलती। किसको पंगा लेना था एक महागुरु से? क्या जरूरत थी? शौर्य ने सिर हिलाया। मुझे हिंसा से नफरत है। वो भूत की तरह काला शक्ति योद्धाओं के बीच घुस गया। एक कोहनी मारकर उसने एक योद्धा को उड़ा दिया, दूसरे को पकड़कर हवा में उछाल दिया। हर बार उसका अंदाज एक सा था। 30 सेकंड से भी कम में दर्जन भर काला शक्ति योद्धा जमीन पर पड़े कराह रहे थे। बोरिंग, सचमुच बोरिंग, शौर्य ने कहा। काला शक्ति योद्धा को पीटना बच्चों को धमकाने जैसा था। विक्रम और अर्नब दोनों हैरान रह गए। इतने सारे योद्धा और बस यूं ही ढेर। ये तो बहुत तेज था। अब उन्हें समझ आया कि वो किसी महागुरु से टकरा गए थे, और वो भी एक जवान महागुरु। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से निकल जाओ, घर जाकर सो जाओ। लेकिन तुमने सुना नहीं। शौर्य ने अर्नब की तरफ देखा। अब मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़ेगा। सूर्यनगर कोई तुम्हारी जागीर नहीं है। शौर्य धीरे धीरे अर्नब की तरफ बढ़ा। छोटा सा फासला पलक झपकते तय हो गया। अर्नब का चेहरा सख्त हो गया। खेल मत खेल।
उसने एक जोरदार मुक्का मारा जिसमें उसकी सच्ची ऊर्जा उबल रही थी। वो अपनी जान की बाजी लगा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वो एक जवान लड़के से हार जाएगा, भले ही वो महागुरु क्यों न हो। शौर्य ने शांतिपूर्वक एक मुक्का मारा, उसकी हरकत इतनी हल्की थी कि लग रहा था जैसे उसमें ताकत ही नहीं है। विक्रम ने भी भौहें चढ़ाईं। कोई सच्ची ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं। क्या ये कोई ताकतवर महागुरु नहीं है? शायद देह सिद्ध गुरु। अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजी। अर्नव का मुक्का जैसे स्टील की प्लेट से टकराया। भयंकर ताकत वापस लौटी जिससे उसकी बांह फट गई और खून मांस का मलबा बन गया। वो ताकत उसके शरीर में घुसी, उसकी सच्ची ऊर्जा बिखर गई और वो 10 मीटर से ज्यादा पीछे खिसक गया। जमीन ऐसी लग रही थी जैसे उसे हल से जोत दिया गया हो। तू है कौन, भाई? अर्नव आधा घुटनों पर बैठा, खून उगल रहा था। वो एक मुक्के में बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। शौर्य मुस्कुराया और हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। तुझे क्या लगता है मैं कौन हूं? तू सूर्यनगर का राजा। अर्नव के दिमाग में एक नाम उभरा। शायद उसके अलावा और कौन उसे इतनी आसानी से घायल कर सकता था। विक्रम को भी अचानक ख्याल आया। अब उसे पता चला कि सामने वाला शख्स कौन है। ये था शौर्य राठौर, सूर्यनगर का नया राजा, जिसका मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बड़ा नाम था। वो अपने आप को थप्पड़ मारना चाहता था। सूर्यनगर में शौर्य राठौर के अलावा और कौन इतनी ताकत रखता था? परम गुरु द्वारा खुद सम्मानित महागुरु में कुछ तो दम होगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था सूर्यनगर का राजा शौर्य राठौर। शौर्य ने होठों के कोने हल्के से उठाए। बुरा नहीं, तुझे कुछ तो याद है। अब भी मुझे मारना चाहता है? अर्नव डर गया। सूर्यनगर के राजा से टकराने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक मुक्के में वो उसे मार सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी गलती थी, मैंने बड़े आदमी को नहीं पहचाना। मैंने बिना सोचे बोल दिया। मैं गलत था। अर्नव का सारा घमंड निकल गया। उसने अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारे, एक के बाद एक, तेज और साफ आवाज के साथ। शौर्य हंसा। एक गलत बात काफी है। अर्नव के पास शौर्य के सामने घमंड करने की कोई हिम्मत नहीं थी। एक मुक्के में वो आधा मर गया था। अगर शौर्य सचमुच मारना चाहता तो 10 अर्नव भी खत्म हो जाते। ये महागुरु की ताकत नहीं थी, ये थी परम गुरु की ताकत। शौर्य महाराज, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको नाराज करने का। मैं 100 करोड़ रुपये का हर्जाना देने को तैयार हूं। अर्नव ने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। 100 करोड़ रुपये ठीक ठाक है। शौर्य ने हाथ हिलाया। अब तुम जा सकते हो। अर्नव उठा और अपने काला शक्ति योद्धाओं के साथ तुरंत निकल लिया। खजाना, अब जान बचाने की बात थी। विक्रम ने जल्दी से कहा, शौर्य महाराज, ये गलतफहमी थी। हमारा चौहान परिवार 200 करोड़ रुपये देने को तैयार है, बस आप हमें जाने दें। आज रात की बात हमें कुछ नहीं पता। जब उसकी बारी आई, विक्रम ने तुरंत सिर झुका लिया। ऐसे हिंसक और ताकतवर शख्स के सामने न झुकना और आखिरी दम तक लड़ना। विक्रम इतना बेवकूफ नहीं था। ठीक है, शौर्य ने सहमति दी। 300 करोड़ रुपये, यानी करीब 1500 करोड़ भारतीय रुपये। शौर्य को ये ठीक लगा। खुद करके बच सकते हो, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज रात की बात चौहान और मल्होत्रा परिवार कभी किसी को नहीं बताएंगे। जल्दी ही इलाका शांत हो गया। शौर्य ने खुद जाकर चेक किया। विक्रम और अर्नव दोनों तुरंत चले गए। डर था कि शौर्य पछताएगा और उन्हें मारने दौड़ेगा। अब फॉर्मेशन सेट करने का टाइम है। जब अजीब नज़ारे होंगे, शौर्य नहीं चाहता था कि सबको पता चले। खुशकिस्मती से उसके स्टोरेज रिंग में जैद थी, जिससे एक छोटा फॉर्मेशन बनाया जा सकता था। पहले गुफा को आकाश लेखन यंत्र से छिपाया गया। कोई भी सामने से गुजरे, जब तक वो छुए नहीं, उसे गुफा का पता नहीं चलेगा। सब कुछ इतना असली लगता था। कोई बोर होकर आसपास की चीजें नहीं छूता। गुफा के अंदर शौर्य ने एक और फॉर्मेशन बनाया जो उस समय होने वाले किसी भी अजीब नज़ारे को रोक देगा। सब कुछ कई बार चेक करने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, उसने आकाश यक्ष वायु को यहाँ पहरा देने के लिए बुलाया। अगर कोई दिक्कत हुई तो वो तुरंत पहुंच जाएगा। आकाश यक्ष अब महागुरु की ताकत रखता था और सबसे खास बात, वो उड़ सकता था। कोई भी योद्धा आकाश यक्ष के सामने बेबस होगा, लेकिन शौर्य के पास उसकी तलवार मानी थी जो उसका रास्ता साफ कर सकती थी। नक्षत्र अमृत फल को पकने में अभी कुछ समय था, तो शौर्य को कोई जल्दी नहीं थी। अब उसकी दिलचस्पी उस अंगूठी में थी जो तने में धंसी थी। शायद ये कोई स्टोरेज रिंग जैसा खजाना हो। अध्याय 383। अगले दिन विक्रम चौहान और अर्नव मल्होत्रा ने रुपये भेज दिए। सूर्यनगर के राजा शौर्य राठौर के सामने उनके पास वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने उस रात की भयानक ताकत अपनी आंखों से देखी थी, खासकर अर्नव, जो एक मुक्के में बुरी तरह घायल हो गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शौर्य ने रहम दिखाया। 300 करोड़ रुपये अकाउंट में आ गए और शौर्य का मूड जबरदस्त था। उसने उन्हें विदा कर दिया।
अगर विकास भट्ट उसे थप्पड़ मारने की कोशिश न करता और उसे जंगली सुअर का राजा न मिलता तो शौर्य को इस खजाने का पता ही नहीं चलता। विक्रम और अर्नव ने इसे कैसे ढूंढा ये शौर्य को नहीं पता था और न ही उसे इसकी परवाह थी। अब ये खजाना उसका था। नक्षत्र अमृतफल अभी पके नहीं थे तो शौर्य और प्रिया वर्मा ने जमकर मजे किए। दिन में वो शॉपिंग के लिए निकले, हर्मेस, कार्टियर, डाये जैसे बड़े ब्रांड्स की दुकानों में घूमे। प्रिया के चेहरे पर हर दिन एक चमकती मुस्कान रहती थी। रात को कहने की जरूरत नहीं, हर तरह के पोज आजमाए गए। सिद्धार्थ भाई, मेरी इस दोस्त को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। एक 5 सितारा ताज विस्टा रेस्तरां में शौर्य और सिद्धार्थ पिल्लई कॉफी पी रहे थे। ये सिद्धार्थ का एक बिजनेस था और इसकी खासियत थी इसकी शांति। शौर्य प्रिया को यहाँ लाया था। उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ को थी। प्रिया का काम संभालने के लिए वो सबसे सही इंसान था। कोई दिक्कत नहीं, मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट होगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन खुशी मनाई कि वो एक कदम आगे निकल गया। साथ ही उसे प्रिया से जलन भी हुई, जो शौर्य की फेवरेट थी। हर कोई इतना लकी नहीं होता। प्रिया, ये तुम्हारी मदद करेंगे। मेहनत करो और आगे बढ़ो, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने सिद्धार्थ पिल्लई का नाम सुना था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम, जिसने हाल ही में एक टॉप स्टार मीरा ठाकुर को लॉन्च किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सिद्धार्थ की कंपनी में मौका मिलेगा। शौर्य भाई, तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो। प्रिया ने शौर्य के गाल पर एक चुम्मी दी। पिछले कुछ दिनों में हर तरह के पोज अनलॉक करने के बाद प्रिया काफी बोल्ड हो गई थी। पहले वो ऐसा कभी नहीं करती। शौर्य और सिद्धार्थ थोड़ी देर और बैठे और प्रिया और सिद्धार्थ ने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए। शौर्य भाई, कुछ दिनों बाद मैं एक पार्टी रख रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? सिद्धार्थ ने न्योता दिया। सब मेरे दोस्त होंगे, मेरे नए घर की सेलिब्रेशन पार्टी है। ठीक है, शौर्य ने कहा। सिद्धार्थ को डर था कि शौर्य मना कर देगा। उसे हिम्मत जुटाने में काफी मेहनत लगी थी। ऐसे बड़े आदमी का साथ न पकड़ा तो और कब। जब सिद्धार्थ को पता चला कि शौर्य आएगा, वो इतना खुश हुआ कि लगभग उछल पड़ा। उसने सूर्यनगर के राजा को अपनी पार्टी में बुला लिया था। प्रिया 5 दिन तक शौर्य के नीलगिरी एस्टेट में रुकी। हर दिन म्यूजिक और डांस का माहौल। शौर्य भाई, मैं वहाँ का काम निपटा कर फिर आऊंगी, प्रिया ने नर्म आवाज में कहा। वो एक नई मासेराती में बैठी थी। ये गाड़ी जाहिर है शौर्य ने खरीदी थी। अमृता नेक्टर और रूपवती डिजाइन्स हर महीने भारी मुनाफा कमा रहे थे। शौर्य के पास इतना पैसा था कि उसे समझ नहीं आता था कि उसे कहाँ रखे। कुछ ही समय में उसने सैकड़ों अरब रुपये की दौलत जोड़ ली थी। ये तब जब शौर्य ने जानबूझकर कंट्रोल किया था। एक स्पोर्ट्स कार की उसे कोई परवाह नहीं थी, खासकर जब प्रिया ने उसकी इतनी अच्छी सेवा की थी। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। अगर तुम्हारी कंपनी तुम्हें छुट्टी न दे तो सिद्धार्थ को फोन करना, वो इस मामले में मास्टर है। प्रिया स्पोर्ट्स कार में चली गई। यो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। प्रिया को विदा करते ही यामिनी जोशी कहीं से प्रकट हुई। उसने अपनी छाती पर हाथ रखे और तीखे लहजे में कहा, उसे यूं विदा करने का दिल कैसे किया? शौर्य को पहले से पता था कि यामिनी आ रही है, लेकिन उसने अनजान बनने का नाटक किया। गर्लफ्रेंड क्या, इतना खराब शब्द। दोस्त कहो। शौर्य मुस्कुराते हुए पास आया और यामिनी को गले लगा लिया। क्या बात है, जलन हो रही है? या मैंने तुम्हें इन दिनों ठीक से खाना नहीं खिलाया? यामिनी भले ही बोल्ड हो, लेकिन दिन दहाड़े ऐसी बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। हाँ, मैं ही नाराज हूँ। वादा करता हूँ तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगा, शौर्य ने कहा। शौर्य ने यामिनी को गोद में उठाया और जंगल की तरफ दौड़ा। नहीं, ये जंगल है, यहाँ कोई आ जाएगा। पेड़ पकड़ो और ऊपर उठाओ। दिन दहाड़े शौर्य और यामिनी ने जमकर मस्ती की। नतीजा, यामिनी की आंखों में कातिलाना नजरें, जैसे वो शौर्य को काट डालेगी। तू तो पूरा पागल है। शौर्य हंसा। अभी किसने हाय हाय चिल्लाया था? वैसे भी यहाँ कोई आता नहीं, डरने की क्या बात। मुझे पता था तू बकवास करेगा। यामिनी सचमुच शौर्य का कुछ नहीं कर सकती थी। लड़ाई नहीं जीत सकती। बिस्तर पर और भी बुरा हाल, भले ही वो काला शक्ति योद्धा हो। कपड़े ठीक करने के बाद यामिनी फिर से अपनी ठंडी और बर्फीली शख्सियत में लौट आई। वैसे मल्होत्रा परिवार के अर्नव मल्होत्रा और चौहान परिवार के विक्रम चौहान, क्या ये तेरे हाथों पिटे? तुझे ये भी पता है? शौर्य ने उत्सुकता से पूछा। मैं अब सूर्यनगर विजय सेना की एक्टिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे सब पता होता है। और फिर वो दोनों महागुरु हैं। सोच, तुझसे अलावा और कौन उन्हें सूर्यनगर से बिना कुछ बोले भगा सकता है? सूर्यनगर का ओबरॉय खानदान। यामिनी ने तंज कसा। हा, क्या तुम एक्टिंग डायरेक्टर मुझसे जवाब मांगने आए हो? शौर्य ने मजाक किया। सीरियसली, ये तूने किया? शौर्य ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही किया। रात को नींद नहीं आ रही थी तो टहलने निकला और उनसे टकरा गया। बस थोड़ा सबक सिखाया, इतना आसान। यामिनी सचमुच शौर्य से प्रभावित थी।
दो महागुरु और तुम बस यूं कह रहे हो कि सबक सिखाया। अच्छा सबक सिखाया। अर्नव और विक्रम दोनों इंद्रप्रस्थ के पहले दर्जे के खानदानों से हैं। दोनों महागुरु और दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। हमें खबर मिली थी कि उन्होंने कोई खजाना ढूंढा था और उस पर नजर रखे थे। पलक झपकते वो भाग गए। अच्छा हुआ तूने उन्हें भगाया। शौर्य मुस्कुराया। सूर्यनगर के राजा की ताकत अभी कम है। लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। यामिनी हंस पड़ी। क्या तू इंद्रप्रस्थ जाना चाहता है? शौर्य के दिमाग में सचमुच ये ख्याल था। क्यों? क्योंकि नक्षत्र अमृत वृक्ष की वजह से। ये चीज़ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर प्रकट होती है। अगर मुमकिन हुआ तो शौर्य सचमुच सारे फल हथियाना चाहता था। वैसे तुझे धरती आकाश के खजाने की खबर कैसे मिली? शौर्य ने अचानक पूछा। अरे ये राजधानी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भेजा था। सुना है उनके पास कुछ खास लोग हैं जो खास तरह की ऊर्जा वाले खजानों को भांप सकते हैं। इस बार भारत में कई जगहों पर ऐसी हलचल हुई है, यामिनी ने बताया। शौर्य ने सोचा, क्या तू सटीक लोकेशन ढूंढ सकती है? तुझे पता है वो चीज़ क्या है? यामिनी ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें तो सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन टीम से उस चीज़ की खबर मिली थी, लेकिन शौर्य को उसका काफ़ी कुछ पता लग रहा था। अध्याय 384। यामिनी से शौर्य को कुछ नई जानकारी मिली। सब कुछ जोड़कर देखें तो पक्का हो गया कि धरती आकाश का खजाना, नक्षत्र अमृत फल इन जगहों पर प्रकट होगा। यह अनोखा फल दूसरों के लिए बेकार है। इसे निकालने के लिए खास तरीके चाहिए जो एक महागुरु के पास भी नहीं होते। खास तरीकों से भी सिर्फ 20-30% ही निकाला जा सकता है, बाकी बर्बाद हो जाता है। शौर्य के लिए ये कोई दिक्कत नहीं थी। उसने वो तरीका सीखा था और वो 100% फल को सोख और रिफाइन कर सकता था। नक्षत्र अमृत फल का असली असर सिर्फ शौर्य के हाथों में दिख सकता था। दूसरों के पास ये बर्बाद हो जाता, जो कि बहुत अफसोस की बात थी। शौर्य ने यामिनी से साफ साफ कह दिया कि वो सटीक लोकेशन ढूंढे। शौर्य भाई, क्या तू कंपनी आ सकता है? शौर्य खबर का इंतजार कर रहा था, आखिर ये काम समय मांगता है। तभी भाविका शर्मा का कॉल आया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, जो कि आमतौर पर उसका स्टाइल नहीं था। क्या हुआ? शौर्य खड़ा हो गया। अभी कुछ लोग आए थे, बहुत गुस्सैल थे, कह रहे थे कि हमारी कंपनी को खरीद लेंगे। इतने घमंडी थे, मैं चुपके से भाग आई। लगता है वो इंद्रप्रस्थ से हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। शौर्य की भौहें चढ़ गईं। वहीं रुक, मैं तुम्हारी कंपनी के पास ही हूँ, बस अभी पहुँचता हूँ। कंपनी खरीदना। शौर्य को सुनते ही समझ आ गया कि किसी की नज़र रूपवती डिज़ाइंस के प्रोडक्ट्स पर है। आखिर सिर्फ एक साल में उनके कॉस्मेटिक्स ने 50-60% मार्केट शेयर हथिया लिया था। शालिनी मेहरा ने धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाए थे। अगर वो फुल ऑन अटैक करती तो मार्केट शेयर 50-60% नहीं बल्कि 70-80% या उससे भी ज़्यादा होता। उनके कॉस्मेटिक्स का असर इतना ज़बरदस्त था कि कोई उसे रोक नहीं सकता था, खासकर औरतें। शालिनी की स्ट्रेटेजी की वजह से उन्होंने धीरे धीरे मार्केट हथियाया और अनजाने में आधा मार्केट कब्जा लिया। जब सबको होश आया तब तक एक बड़ा शेर आ चुका था। एक हैंड्स ऑफ बॉस होने के नाते शौर्य ने कभी इसकी परवाह नहीं की। उसे शालिनी पर पूरा भरोसा था। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए काम कर रही हो तो चिंता की क्या बात। इंद्रप्रस्थ, कहीं मल्होत्रा या चौहान परिवार तो नहीं? अगर वो हैं तो तुम लोग मुसीबत में हो। शौर्य की आंखों में एक कातिलाना चमक उभरी। कंपनी में भाविका बाथरूम से बाहर आई। वो लोग इतने डरावने थे कि सबके होश उड़ गए। कॉरिडोर में शालिनी के ऑफिस के दरवाजे पर कई हटे कट्टे लोग खड़े थे जो बेधड़क इधर उधर देख रहे थे। कंपनी में सिर्फ लड़कियां थीं तो सब डर के मारे सहम गई थीं। शौर्य ने जो बॉडीगार्ड्स हायर किए थे वो सब जमीन पर पड़े थे। शालिनी मैम, 50 करोड़, यही हमारा ऑफर है और ये बदला नहीं जा सकता। ऑफिस में एक फ्लैट हेयर कट वाला जवान लड़का सिर हिलाते हुए बोला, मेरा ख्याल है शालिनी मैम को मान लेना चाहिए। शालिनी ने मेज पर जोर से हाथ मारा। नामुमकिन, 50 करोड़ में खरीदना? तुमने तो हद कर दी। अभी यहाँ से निकलो, हमारी कंपनी में तुम्हारा स्वागत नहीं है। भले ही कंपनी लिस्टेड नहीं थी, लेकिन कंपनी की वैल्यू अब सैकड़ों अरब रुपये थी और ये तो बस शुरुआत थी। शालिनी की महत्वाकांक्षा और भी बड़ी थी। वो कंपनी को फॉर्चून 500 में ले जाना चाहती थी। ये सिर्फ सपना नहीं था। एक बार भारतीय मार्केट पर कब्जा हो गया तो वो विदेशी मार्केट्स पर धावा बोलेगी। उसे इसमें पूरा भरोसा था। विदेशी ब्रांड कॉस्मेटिक्स रूपवती डिज़ाइंस के सामने कुछ भी नहीं थे। उनकी किफ़ायती कीमतें भी ब्रांड को और पॉपुलर बनाती थीं। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा शालिनी ने सोचा था। अब कोई 50 करोड़ में कंपनी खरीदने की बात कर रहा था। शालिनी को गुस्सा ना आए तो क्या आए। फ्लैट हेयर कट वाले जवान ने गुस्से भरा चेहरा बनाया। शालिनी मैम, लगता है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी को कौन खरीदना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हम हैं इंद्रप्रस्थ की विश्व एंटरप्राइजेज।
अब समझ आई बात। विश्व एंटरप्राइजेज नाम से ही पता चलता है कि इसे रखने वाले का इरादा क्या था। दुनिया का सबसे बड़ा, और सचमुच विश्व एंटरप्राइजेज बहुत दबंग थी। टूरिज्म, रियल एस्टेट, हाईटेक होटल्स और न जाने क्या क्या, एक विशाल संगठन। और सबसे बड़ी बात, विश्व एंटरप्राइजेज की संपत्ति 300 अरब रुपये से ज्यादा थी और ये फॉर्चून 500 में शामिल थी। इंद्रप्रस्थ में तो ये एक राक्षस थी। इसके पीछे था शर्मा परिवार। शर्मा परिवार इंद्रप्रस्थ का नंबर 1 खानदान था। इंद्रप्रस्थ सूर्यनगर से ज्यादा दूर नहीं था, तो शालिनी ने विश्व एंटरप्राइजेज का नाम सुना था। ये उसका लक्ष्य था। विश्व एंटरप्राइजेज का नाम सुनते ही शालिनी ने गहरी सांस ली। ये सचमुच एक राक्षस था। लेकिन 50 करोड़ में कंपनी खरीदने की बात से शालिनी को गुस्सा आ गया। अब उसे समझ आया कि विश्व एंटरप्राइजेज के बारे में इतनी नेगेटिव खबरें क्यों थीं। इंद्रप्रस्थ में विश्व एंटरप्राइजेज का दबदबा था और कोई उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। शालिनी को पता था कि जिस दिन से उनकी कंपनी के कॉस्मेटिक्स हिट हुए, ये दिन आएगा। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी विश्व एंटरप्राइजेज, जो 100 अरब से ज्यादा की लिस्टेड कंपनी थी, उसकी उम्मीद नहीं थी। किसी भी तरह से रूपवती डिजाइन्स अभी विश्व एंटरप्राइजेज का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन कंपनी बेचने की बात शालिनी कभी नहीं मानेगी। फ्लैट हेयर कट वाला जवान गर्व से बोला, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि विश्व एंटरप्राइजेज तुम्हारी कंपनी खरीद रही है। मेरे ख्याल में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस साइन कर दो। हमारी कंपनी तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट दे सकती है। ऐसे जवान लड़के ने ये काम कई बार किया था और हर बार कामयाबी मिली थी। विश्व एंटरप्राइजेज का नाम सुनकर कौन मना करता था। इंद्रप्रस्थ में जिस कंपनी या पेटेंट पर विश्व एंटरप्राइजेज की नज़र पड़ती थी, अगर वो मान ले तो पैसे मिलते थे। अगर नहीं माना तो बधाई हो, हर तरह के हादसे होने शुरू हो जाते थे। ऐसी बातें एक दो बार नहीं, कई बार हो चुकी थीं। इसलिए कोई विश्व एंटरप्राइजेज से पंगा नहीं लेता था। रूपवती डिजाइन्स का विस्तार तेज नहीं था, लेकिन उनके कॉस्मेटिक्स इतने असरदार थे कि वो मार्केट शेयर हथियाते गए। विश्व एंटरप्राइजेज के कॉस्मेटिक्स की बिक्री में भयंकर गिरावट आई, हर महीने और खराब होती गई। उनके पुराने लॉयल यूजर्स भी अब उनके प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे थे। विश्व एंटरप्राइजेज ने जांच की तो पता चला कि रूपवती डिजाइन्स ने ये किया। बस इसे खरीद लो। सही ऑपरेशन के साथ ये आसानी से 100 अरब से ज्यादा की कंपनी बन सकती थी। 50 करोड़, विश्व एंटरप्राइजेज ने इसे हाई प्राइस समझा। शालिनी ने खुद को शांत करने की कोशिश की। हमारी कंपनी की वैल्यू अब 10 अरब है। 50 करोड़ में खरीदने की बात तो सोचो भी मत। शालिनी ने ठंडे लहजे में कहा, अब निकलो, मुझे काम करना है। फ्लैट हेयर कट वाला जवान हैरान रह गया। पहली बार उसे इतना जिद्दी इंसान मिला था। वो हंसते हुए बोला, शालिनी मैम, तुम सचमुच ऐसा करना चाहती हो? मैंने सुना है तुम्हारी एक प्यारी सी बेटी है। तुम्हें पता है आजकल हादसे कितने होते हैं। अगर शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया और वो चीख पड़ी, तू हिम्मत कैसे कर सकता है। अध्याय 385। शालिनी की बेटी उसकी जान थी। फ्लैट हेयर कट वाले जवान ने शालिनी को भड़का दिया। शालिनी ने उसे गुस्से से घूरा। एक बाघिन की तरह भड़की शालिनी को देखकर फ्लैट हेयर कट वाला जवान मुस्कुराया। शालिनी मैम, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस दोस्ताना ढंग से याद दिला रहा हूँ। आजकल समाज में इतनी गड़बड़ है, कब क्या हादसा हो जाए। सही कहा ना, बेशर्म बदमाश, शालिनी ने दांत पीसते हुए कहा। साइन कर दो, ये तुम्हारे लिए और सबके लिए अच्छा है ना? फ्लैट हेयर कट वाला जवान शालिनी को पक्का मान रहा था। साइन कर ले तो बढ़िया, अगर नहीं मानी तो उसके पास ढेर सारे तरीके थे। शायद इस खूबसूरत औरत का मजा भी ले ले। तुम गलत हो, कंपनी मेरी नहीं है, मैं अब सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। शालिनी ने सिर हिलाया। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फ्लैट हेयर कट वाला जवान चौंक गया। क्या तुम मेजर शेयर होल्डर नहीं हो? नहीं, तो मैं कोई फैसला नहीं ले सकती, शालिनी ने कहा। फ्लैट हेयर कट वाला जवान उन लोगों को कोसना चाहता था जिन्होंने गलत जानकारी दी। शेयर होल्डर ही गलत पकड़ा, क्या मजाक है? मेजर शेयर होल्डर कौन है? अगर शालिनी सचमुच मेजर शेयर होल्डर नहीं थी तो उसके साइन करने से भी कोई फायदा नहीं था। मैं हूं मेजर शेयर होल्डर, कॉरिडोर से एक आवाज आई। शौर्य अपनी तलवार मानी पर सवार होकर कंपनी की बिल्डिंग तक पहुंचा। हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, वरना आना जाना सचमुच मुश्किल है। शौर्य एक बाथरूम से निकला, लिफ्ट में चढ़ा और कंपनी के फ्लोर पर पहुंचा। उसके दिमाग में एक आइडिया कौंधा। कंपनी की लड़कियां सब डर के मारे सहमी हुई थीं। वो लोग इतने डरावने थे कि सबके होश उड़ गए थे। बॉस, शौर्य के आते ही कुछ घायल सिक्योरिटी गार्ड्स ने सिर झुका लिया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो अपने बॉस का भरोसा नहीं रख पाए। कोई बात नहीं, शौर्य ने कहा। अपनी आत्मचेतना से स्कैन करने के बाद शौर्य को समझा गया कि वो क्यों घायल हुए। वो लोग काफी ताकतवर थे। शौर्य भाई, प्लीज जाकर शालिनी दीदी की मदद करो। भाविका अभी भी तुलनात्मक रूप से शांत थी।
शौर्य ने आंखें सिकुड़ी, मैं आ गया हूं, अब वो लोग दिमाग का दही नहीं करेंगे। कंपनी की लड़कियों ने अपने जवान बॉस को देखा और सबने राहत की सांस ली। शायद उनके बॉस के पास कोई हल होगा। तू है मेजर शेयर होल्डर। फ्लैट हेयर कट वाला जवान ऑफिस से बाहर आया और शौर्य को घूरते हुए बोला, कमाल है, जल्दी आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ताकि कोई दिक्कत न हो। शौर्य शांतिपूर्वक उसके पास गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की, और अब मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कह रहे हो। फ्लैट हेयर कट वाले जवान को एक जवान लड़के से क्या डर, बस एक छोटा नवाब। विश्व एंटरप्राइजेस जो चाहता है उसे कोई मना नहीं कर सकता। लगता है तू सहयोग नहीं करना चाहता। फ्लैट हेयर कट वाला जवान ने खतरनाक लहजे में कहा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुझे थोड़ा सबक सिखा दूं। उम्मीद है तू समझदार बनेगा। तेरी माँ की। शौर्य ने फ्लैट हेयर कट वाले जवान के पेट में एक जोरदार लात मारी और वो बोरे की तरह उड़कर दीवार से टकराया। धमक की आवाज़ के साथ वो नीचे गिरा। मेरी जगह पर इतना घमंड। शौर्य की लात से फ्लैट हेयर कट वाला जवान काफ़ी देर तक उठ नहीं पाया। वो झींगे की तरह सिकुड़ गया, उसका चेहरा लाल हो गया। क्या देख रहे हो, जल्दी से इस पर धावा बोलो। फ्लैट हेयर कट वाला जवान कराह रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। 6 हटे कटे लोग गुस्से में शौर्य की तरफ दौड़े। वो सब योद्धा थे, चार्मिंग जिन के पीक लेवल पर और एक काला शक्ति के पीक लेवल पर। विश्व एंटरप्राइजेस की ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन चाहे वो कितने भी ताकतवर हों, शौर्य के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। शौर्य आगे बढ़ा, एक को लात मारकर उड़ा दिया, दूसरे को हाथ से थप्पड़ मारकर गिरा दिया। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं और 5 सेकंड से भी कम में 6 लोग ढेर हो गए। बॉस तो कमाल है, कितना स्टाइल, एक एक को लात मार रहा है, इतना रोमांचक। लगता है मैं बॉस के साथ बच्चा पैदा करने वाली हूँ। कंपनी की सारी लड़कियां पागल हो गईं। किसने सोचा था कि कंपनी का बॉस इतना ताकतवर और मर्दाना होगा, जो 6 हटे कटे लोगों को आसानी से ढेर कर दे। अगर ये बिस्तर पर हुआ होता। तुम ठीक हो? शौर्य ने शालिनी से पूछा। शालिनी ने सिर हिलाया, हाँ ठीक हूँ, लेकिन इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं साइन नहीं करूंगी तो मेरी बेटी को खतरा होगा। छोकरे, मैं। फ्लैट हेयर कट वाला जवान कुछ कहने वाला था कि शौर्य ने एक और लात मारी। क्रैक की आवाज़ के साथ पता नहीं उसकी कितनी हड्डियां टूटीं। भयंकर दर्द पूरे शरीर में फैल गया और वो तड़पने लगा। शौर्य ने हाथ बढ़ाया और फ्लैट हेयर कट वाला जवान ऑफिस में खींच लिया गया। तुम लोग यूं ही खड़े क्या हो, काम पर लगो, शालिनी ने चिल्लाया और सारी लड़कियां अपने काम पर लग गईं। माहौल सामान्य हो गया। ऑफिस में फ्लैट हेयर कट वाला जवान एक तरफ फेंक दिया गया और वो सिकुड़कर पड़ा था। विश्व एंटरप्राइजेस इतनी ताकतवर है। शालिनी की बात सुनकर शौर्य को समझ आ गया कि प्रिस्क्रिप्शन पर किसकी नज़र थी। शर्मा परिवार, इंद्रप्रस्थ का नंबर 1 खानदान। 50 करोड़ में रूपवती डिजाइन्स को खरीदना। शौर्य को विश्व एंटरप्राइजेस की दबंगई साफ दिख रही थी। अगर कोई आम इंसान होता तो वो विश्व एंटरप्राइजेस के इस राक्षस को नहीं रोक पाता, लेकिन बदकिस्मती से ये कंपनी शौर्य की थी। भले ही वो हैंड्स ऑफ बॉस हो, लेकिन बॉस तो वही था। 50 करोड़ में भिखारी भेजते हैं, 500 अरब भी काफ़ी नहीं हैं। शौर्य को कॉस्मेटिक्स की परवाह नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि कंपनी के कॉस्मेटिक्स दुनिया में नंबर 1 बनेंगे और बाकी ब्रांड्स कचरा हैं। ऐसी कंपनी का भविष्य अनलिमिटेड है। विश्व एंटरप्राइजेस की इस हरकत ने शौर्य को बहुत नाराज़ कर दिया था। फ्लैट हेयर कट वाले जवान ने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा नवाब इतना हिंसक होगा। विश्व एंटरप्राइजेस का नाम जानने के बावजूद उसने उसे पीट दिया। जब वो आया था तो उसने धमकियां दी थीं और शौर्य ने बिना देर किए उसे रगड़ दिया। एक एक करके लातें मारी। बहुत मज़ा आया और 6-7 बार पीटने के बाद उसका सारा घमंड निकल गया। उसके शरीर का कोई हिस्सा हिल नहीं रहा था। बस करो, मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। शौर्य ने फिर एक लात मारी और फ्लैट हेयर कट वाला जवान दीवार से टकराकर मर गया। वापस जाकर अपने मालिक को बता कि आज की बात से मैं बहुत नाराज़ हूँ, तो मैं उससे बात करूँगा। शौर्य सोफे पर बैठ गया। अब तुम जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खड़े होकर जाओ। जा सकते हो। फ्लैट हेयर कट वाले जवान को समझ आ गया कि ये शख्स कितना खतरनाक है। उसने उसे बोरे की तरह लात मारी थी और उसे शक था कि अगर ये चलता रहा तो वो मर जाएगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फ्लैट हेयर कट वाले जवान को लुढ़कना पड़ा। वो मुश्किल से लुढ़कता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। बाहर जल्दी ही हंगामा मच गया। शौर्य भाई, क्या इससे कोई दिक्कत होगी? भाविका ने चिंता से कहा। विश्व एंटरप्राइजेस बहुत ताकतवर थी। शौर्य मुस्कुराया, चिंता मत कर, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। विश्व एंटरप्राइजेस ने मौत को बुलावा दिया था और शौर्य को उन्हें उनकी औकात दिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इतनी हिम्मत की उसकी कंपनी पर नजर डाली। इंद्रप्रस्थ का नंबर 1 खानदान भी मर जाएगा। शौर्य उन्हें जिम्मेदारी से बता सकता था कि उससे पंगा लेने का अंजाम क्या होगा। 50 करोड़ में खरीदना, वाह क्या बात है।